हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। होप सो आप सब होंगे अच्छे। हम लोग आ गए हैं जीरो टू हीरो की सीरीज में एक और चैप्टर लेके, जिसका नाम थंबनेल में देखा ही होगा, केटीसी एंड रेडिएशन है। चैप्टर नंबर 3 है फिजिक्स का, क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का। और इसका भी अच्छा खासा वेटेज है, 7 मार्क्स का वेटेज है। और जैसा इसका नाम है केटीजी का होता है, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। जैसा इसका नाम है वैसा समझ ही गए होंगे। बाकी अक्सर सारे चैप्टर्स जैसे ये भी चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहले हम लोग काइनेटिक थ्योरी देखेंगे गैसेस की, और फिर हम देखेंगे रेडिएशन, फिर हम देखेंगे रेडिएशन पे बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो लोग मेयर्स रिलेशन और डिग्री ऑफ फ्रीडम करने आए, डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी एफ जो मोनोएटॉमिक डायटॉमिक ट्राइटॉमिक पॉलीएटॉमिक्स के लिए होता है, और मेयर्स रिलेशन सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ये दोनों टॉपिक में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाऊंगा। इसके बाद ही प्रोबेबली मैं थर्मोडायनेमिक्स डालूंगा, तो उसको मैं पढ़ाऊंगा, तो आप थर्मोडायनेमिक्स में देख सकते हो ये दोनों टॉपिक अगर आप करने आए हो। बाकी सारे टॉपिक, ये दो टॉपिक को छोड़ के सारे टॉपिक हम टच करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट टच करेंगे कि कौन उठा के पढ़ेंगे, सारे डेरिवेशन करने वाले। सबसे पहले केटीसी चालू कर देते हैं। और केटीसी में इंट्रोडक्शन करते हैं, पहले आइडियल गैस इक्वेशन देखते हैं क्या होता है, क्योंकि उसका बहुत काम है अपने को इस चैप्टर में। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे, क्या देखेंगे भैया, आइडियल गैस। आइडियल गैस देखेंगे कि आइडियल गैस होता क्या है। देखो वैसी गैस, आइडियल गैस क्या होती है, गैस विच ओबेस gas law without any deviation, बिना कोई तंग किए, मतलब बिना कोई प्रॉब्लम के कोई भी गैस, अगर गैस लॉ का होता है पढ़ेंगे, गैस लॉ यानी बोल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुजैक लॉ, एवोगैड्रो लॉ। तो कोई भी गैस अगर गैस लॉ को ओबे कर दी विदाउट डिविएशन, बिना कोई प्रॉब्लम के, तो उसको बोलेंगे इज कॉल्ड आइडियल गैस। तो भैया गैस लॉ पढ़ा दो, देख लो गैस लॉ, ओहो इज कॉल्ड आइडियल गैस। तो देखो भाई गैस लॉ में सबसे पहला लॉ जो आता है, गैस लॉ में सबसे पहला लॉ जो आता है वो आता है बोल्स लॉ। बोल्स लॉ तो बहुत कॉमन है, बोल्स लॉ बहुत कॉमन है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब तुम्हें पता है सीरीज वगैरह इंजेक्शन में देखे हो, तुम उसमें वॉल्यूम कम करते हो, जैसे वॉल्यूम कम कर रहे हो, वॉल्यूम कम कर रहे हो तो प्रेशर इंक्रीज होता है। पाइप में भी देखो ना, पाइप का आगे देखो, पाइप तुम कभी पकड़ रहे हो तो पाइप का जो आगे होल होता है उसमें तुम वॉल्यूम होता है, समथिंग कुछ होल होता है, बड़ा सा वॉल्यूम होता है। जैसे तुम आगे तुम क्या करते हो, हाथ लगाते हो, तो तुम जो वो पाइप है ओवरऑल उसका वॉल्यूम कम कर रहे हो। जैसे तुम वॉल्यूम कम करोगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ाओगे, जैसे तुम वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बट कंडीशन है टेम्परेचर कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझिए ना बात, कभी सीरीज वगैरह देख लो, या तो पिचकारी देख लो, होली में पिचकारी खेलो, होली में अगर तुम पिचकारी खेलते रहोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि कैसे पिचकारी का एक वॉल्यूम होता है, एक पाइप होता है, पाइप का वॉल्यूम होगा, सिलेंडर होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। और जैसे तुम वॉल्यूम कम करते हो, धीरे धीरे सिलेंडर छोटा करते हो, तो बाहर से प्रेशर बढ़ जाता है, पानी आने का प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये कहता है बॉयल्स लॉ। एग्जांपल समझा, सीरीज वगैरह का एग्जांपल होता है, मैंने बता दिया। अब दूसरा जो लॉ आता है वो आता है, दूसरा लॉ आता है अपने पास चार्ल्स लॉ। क्या आता है, चार्ल्स लॉ। अंग्रेज साइंटिस्ट चार्ल्स लॉ आता है। चार्ल्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब देखो ये बहुत अच्छी बात है, एट कांस्टेंट प्रेशर। हॉट एयर बलून देखा है, हॉट एयर बलून में कैसे तुम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, हॉट एयर बलून वो धमाल पिक्चर वाला, जैसे तुम आग जलाए तो टेम्परेचर बढ़ा, जैसे से बलून का टेम्परेचर बढ़ा वैसे बलून क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बलून का वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो प्रेशर अगर मैंने कांस्टेंट रखा है, प्रेशर मैंने कांस्टेंट रखा है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अभी तुम लोग घर पे भी ये ट्राई कर सकते हो, घर पे ट्राई कैसे कर सकते हैं भाई, घर पे ट्राई करने के लिए तुम लोग क्या करोगे बताओ, कोई बलून लो, बलून को हीट करोगे ना तो बलून का वॉल्यूम बढ़ता है, और बलून को ठंडा करोगे तो वॉल्यूम कम होता है। एक बलून लो, उसको हल्का से गैस के पास रख लो, गैस के तब भी करीब मत रखना नहीं तो फट जाएगा। गैस के पास रखो जहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर हाई है, और दूसरे बलून को फ्रिज में रखो, फ्रिज में रखा हुआ बलून का टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, जो गैस के पास उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो उसका वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम फूल जाएगा, थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो दूसरा लॉ कहता है भैया चार्ल्स लॉ। अब तीसरा आता है अपने पास गे लुजैक लॉ। गे लुजैक लॉ, गे लुजैक लॉ भैया क्या कहते थे, प्रेशर कुकर, अपने घर पे प्रेशर है, तो जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो,
जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो प्रेशर इंक्रीज होता है कुकर के अंदर, और प्रेशर इंक्रीज होता है तो उससे क्या हो जाता है, खाना बन जाता है। तो ये कहते हैं अगर तुमने एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम भाई कुकर का वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहता है, बराबर भैया, वॉल्यूम जो होता है कुकर का कांस्टेंट ही होता है। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो प्रेशर रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टेम्परेचर को, जो प्रेशर रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको रहेगा, टेम्परेचर को। अब चौथे लॉ की बात कर ले, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ तुम्हें बता दो, यहाँ पे एनए एवोगैड्रो नंबर होता है, क्या होता है, एनए होता है, यहाँ पे लिख दूंगा। अब एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, एवोगैड्रो लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे जो वॉल्यूम होता है वो गैस अंदर कोई भी मॉलिक्यूल से, कोई भी वॉल्यूम के अंदर मॉलिक्यूल्स रहेंगे ना, जैसे ये घर है तो उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स से, उस गैस के मोल्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। मोल्स यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अभी देखेंगे मोल्स का फॉर्मूला। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर जो वॉल्यूम रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा मोल्स को। यहाँ पे मैं कुछ बातें बता दूं, एनए होता है एवोगैड्रोस नंबर, क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोल्स। देखो एक मोल्स में इतने पार्टिकल्स होते हैं, एक मोल के अंदर, तुमने क्लास 11th में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, एक मोल के अंदर कैसे, अगर एक मोल ऑफ कार्बन बोलू या एक मोल ऑफ तुम्हारा नाम बोलू, तो एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं, एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं। अब मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मोल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, या तो दूसरा फॉर्मूला बोल सकते हो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये दोनों फॉर्मूला मोल्स का होता है। अब यहाँ सारी चीजें देखो पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, मैं बोल सकता हूँ पीवी और टेम्परेचर का अगर यहाँ ले लूं उसके नीचे, पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है, पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और यही कॉन्स्टेंट को मैं क्या लिखूंगा आगे चल के आर। आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बताऊं, आर की वैल्यू होती है फिक्स, भाई कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.312 जूल पर मोल, जूल पर मोल केल्विन, ठीक है, जूल पर मोल केल्विन, प्रेशर जूल पर मोल केल्विन, ये होती है इसकी यूनिट, इसकी यूनिट होती है, आर के क्या होती है 8.312 जूल पर मोल पर केल्विन, ये होती है इसकी यूनिट। अब पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आर लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, तो पीवी इज इक्वल टू आर टी हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर टी, पीवी इज इक्वल टू आर टी हो गया। अब इधर पे देखो ये एक मोल्स के लिए, कितने मोल्स के लिए, पर मोल। अब अगर एन मोल्स के लिए देखेंगे तो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी बन के आ जाएगा, ये एक मोल के लिए था, ये एन मोल्स के लिए है, तो इधर पे आ जाएगा, यही अपनी है आइडियल गैस इक्वेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। बहुत सारे डेरिवेशंस में काम में आने वाला है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं एन की जगह एम बाय एम आर टी गिवन मास एम जी, यानी गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या तो लिखना चाहूं एन ए एन बाय एन ए, एन बाय एन ए आर टी, ये दोनों फॉर्मूले भी गलत नहीं रहेंगे। कितनी बात समझी मैंने, बोल्स लॉ तुम्हें समझाया विथ एन एग्जांपल, चार्ल्स लॉ, बोल्स लॉ यानी सिरिंज वाला पिचकारी वाला एग्जांपल, चार्ल्स लॉ यानी बलून वाला एग्जांपल, फिर गेल-लुसेक लॉ को प्रेशर कुकर से एवोगैड्रो लॉस, एवोगैड्रो नंबर बताया मैंने, यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन बताया, ये सारी चीजें तुम्हें आगे आगे जितने भी डेरिवेशन केटीजी में करने वाले सब में काम में आने वाले, पीवी इज इक्वल टू ये लिख दूंगा मैं, वो लिख दूंगा, मेन तो ये आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, नोट कर इतनी बात। फिर हम आगे अजम्पशंस देखेंगे, केटीजी के लिए हमने गैसेस को कुछ अज्यूम करके रखा है कि गैस ऐसी ही होनी चाहिए, गैस वैसी ही होनी चाहिए, 8 एग्जम्पशंस है, उसको देख लेंगे। तो उसका मेन फ्री पार्ट देखने के बाद एक दो प्रेशर का डेरिवेशन है, एक ही है प्रेशर का डेरिवेशन, पर बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, कि गैस मॉलिक्यूल जो कंटेनर में बंद है वो कंटेनर पे कितना प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, नोट कर लिए इतनी बात। टिक 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 टिक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अजम्पशंस देख लेते हैं कुछ, केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के में कुछ अजम्पशंस मान के रखे हैं कि गैस ऐसी ही होनी चाहिए, गैस वैसी ही होनी चाहिए, तो कुछ अजम्पशंस है जो बोर्ड बहुत बार पूछता है, अजम्पशंस ऑफ केटीजी। पहला अजम्पशन क्या है भाई, जो गैस रहेगा वो कंसिस्ट करेगा वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ वेरी स्मॉल साइज, वेरी स्मॉल साइज,
तो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल रहेंगे, नंबर्स तो बहुत ज्यादा होगा, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरी स्मॉल साइज। जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे वो इलास्टिक रहेंगे, इलास्टिक स्पीयर। कैसे रहेंगे मॉलिक्यूल्स, कैसे रहेंगे, रिजिड रहेंगे, रिजिड यानी मजबूत रहेंगे विद इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। तो मॉलिक्यूल्स आर रिजिड, रिजिड रहेंगे एंड इलास्टिक स्पीयर, इलास्टिक स्पीयर रहेंगे। कैसे मॉलिक्यूल्स कैसे रहेंगे, छोटे 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 क्या रहेंगे, स्पीयर्स रहेंगे, स्पीयर्स। परफेक्टली इलास्टिक बोलना ज्यादा सही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी आगे देखेंगे। परफेक्टली इलास्टिक मतलब भैया क्या, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, काइनेटिक एनर्जी इनकी कंजर्व रहेगी। तो परफेक्टली इलास्टिक स्पीयर विथ वेरी स्मॉल डायमीटर, वेरी स्मॉल डायमीटर, इनका डायमीटर भी क्या रहेगा, बहुत स्मॉल रहेगा। बहुत ज्यादा पार्टिकल्स रहेंगे, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल्स बहुत रहेंगे। और पार्टिकल कैसे रहेंगे, रिजिड रहेंगे, परफेक्टली इलास्टिक स्पीयर के रहेंगे। और बहुत छोटा जो स्पीयर रहेगा मॉलिक्यूल्स का, जो पार्टिकल्स का, गैस की मॉलिक्यूल्स का जो स्पीयर रहेगा वो बहुत छोटा रहेगा। अगर मैं तीसरी बात यहाँ पे कर दूं, जो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स रहेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स वो होता है ना, दो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो नेग्लिजिबल रहेगा, ना के बराबर रहेगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। मतलब ये दो मॉलिक्यूल्स, मतलब गैस के दो मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में जो फोर्स रहेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स, या अट्रैक्शन का या रिपल्सन का, वो एकदम नेग्लिजिबल रहेगा। अब चौथी बात कर ले, जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे आर इन रैंडम मोशन, आर इन रैंडम मोशन। कैसे मोशन में रहेंगे, रैंडम मोशन में रहेंगे। जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे ऐसे ऐसे टकराते रहेंगे, ऐसे 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 करके रैंडम मोशन से आके तुम्हारे मुंह पे घुस जाएंगे, ऐसे कंटेनर के वॉल पे, कभी खुद से टकराएंगे। तो जब इन लोग रैंडम मोशन कहते रहेंगे, ड्यूरिंग रैंडम मोशन, ड्यूरिंग रैंडम मोशन इट कोलाइड्स, यानी कोलिजन करेंगे, कोलिजन यानी टकराएंगे एक दूसरे को। इट कोलाइड्स विथ ईच अदर एंड विथ वॉल ऑफ कंटेनर, वॉल ऑफ कंटेनर के साथ और खुद के साथ भी क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे। पर इनके बीच का जो कोलिजन रहेगा वो कैसा रहेगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन कैसा करेंगे, परफेक्टली इलास्टिक, यानी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व रहेगी। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन उसको बोलते हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज ना रहे, वो कांस्टेंट रहे। तो कोलिजन इज परफेक्टली, परफेक्टली इलास्टिक, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व या कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी, जब ये लोग कोलिजन करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कम मिल जाएगी, कोलिजन करने के बाद इनकी काइनेटिक एनर्जी कम नहीं होगी। सातवीं बात कर दूं, सातवीं बात करूं तो आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन इट फॉलोज अ स्ट्रेट पाथ विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। जैसे ही कोलिजन होगा, जैसे ही क्या होगा, कोलिजन होगा, तो पार्टिकल से टकरा के धाड़ से, तो पार्टिकल ऐसे आए टकराए, तो कोलिजन होने के बाद लोग सीधा पाथ फॉलो करेंगे। जैसे ही कोई गैस के मॉलिक्यूल से लो आए, ऐसे टकराए, टकराने के लिए स्ट्रेट पाथ फॉलो करेंगे। उसी पाथ को क्या बोलेंगे, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड, दैट स्ट्रेट इट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। अभी मीन फ्री पाथ क्या होता है देखेंगे। देखो बहुत सारे पार्टिकल्स है, समझ लो गैस, मेरा हाथ ये दोनों समझो पार्टिकल है, ऐसे ऐसे टकरा रहे हैं, ऐसे आपस में टकरा रहे हैं, ऐसे आके तुमसे टकरा रहे हैं, ऐसे 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 कर रहे हैं। तो लोग जब ऐसे कर रहे हैं ना, तो लोग जब ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, तो मूव करते हो कि लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन में विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एक रास्ता फॉलो कर रहे हैं। उसी रास्ते को हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। अभी कैसे मीन फ्री पाथ निकालते देखते हैं। अब आठवीं बात अगर कर लो, मॉलिक्यूल्स जो हो रहे मूव कर रहे, मॉलिक्यूल्स are moved from one place to another, but its average average but average molecules per unit volume
इज कांस्टेंट, यानी देखो वॉल्यूम इधर बोल रहा है मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो टकरा रहे हैं, फूट रहे हैं, एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, वहीं की डेंसिटी कम नहीं होगी, डेंसिटी उतनी ही रहेगी। तो जब बोला जा रहा है डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। नौवीं बात कर ले, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कांस्टेंट। एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो हमें बोल सकते हैं जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज काइनेटिक एनर्जी को। अगर तो क्या टेम्परेचर को तुमने चेंज नहीं किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, देखो कभी भी मैं तुमको शुरुआत में बताया था, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जो पार्टिकल्स रहेंगे, जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ऐसे ऐसे फटाफट फटाफट भागेंगे। टेम्परेचर कम है तो धीरे धीरे, और कम है तो तुम ऐसे 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 मूव कर रहे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, लोग फटाफट फटाफट जैसे आइस है, आइस पे जो भी मॉलिक्यूल्स देखो सब चिपके चिपके मूव भी करे तो बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं। तो वही पानी ले लो, पानी में और थोड़ा थोड़ा सा फटाफट करेंगे, पर वही भाप ले लो, पानी को गर्म करके जो भाप बनता है, वेपर बनता है, वेपर में तो ऐसे 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 फटाफट करते रहेंगे। वेपर का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, पानी का उससे कम है, आइस का सबसे कम है। तो टेम्परेचर कम रहेगा तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कम रहेगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, किसकी, मॉलिक्यूल्स की। किसकी, मॉलिक्यूल्स की। तो ये 9 बातें हैं जो बोर्ड्स पूछता है 2 से 3 मार्क्स के लिए हमेशा। राइट द assumptions ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, स्मॉल साइज के पार्टिकल्स का जो पार्टिकल्स रहेंगे, जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वो रिजिड रहेंगे, परफेक्टली इलास्टिक रहेंगे, छोटे डायमीटर के साथ। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनके बीच में नेग्लिजिबल रहेगा। मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन परफॉर्म करते रहेंगे, और रैंडम मोशन परफॉर्म करते वक्त वॉल ऑफ कंटेनर खुद से कोलाइड करेंगे। कोलिजन कैसा रहेगा, परफेक्टली इलास्टिक रहेगा। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। कोलिजन के बाद हम लोग स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हैं, स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हैं जिस विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं मीन फ्री पाथ। और मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं एक दूसरे से दूसरी जगह, बट उनकी डेंसिटी जो होती है, मतलब एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, यानी टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। इतनी बात समझी। अब हम आगे बढ़ेंगे, मीन फ्री पाथ देख लेंगे, वेलोसिटी देख लेंगे, मीन स्क्वायर वेलोसिटी देख लेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी देखेंगे, फिर प्रेशर वगैरह पे बात करेंगे। ठीक है, प्रेशर पे ही बात करना है, फिर प्रेशर से वही एक फॉर्मूले से हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले बना देंगे काइनेटिक एनर्जी वगैरह के। ठीक है, इतनी बात नोट कर ली है, 1 2 3 4 रफ करो। अब देखेंगे हम लोग मीन फ्री पाथ वगैरह। मीन फ्री पाथ कैसे निकालते हैं भैया, मीन फ्री पाथ। ठीक है, फिर हम लोग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पे बात करेंगे। फिर हमारी बातें बढ़ेंगी प्रेशर की ओर। प्रेशर वही एक डेरिवेशन है केटीजी में। मीयर्स और डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों में थर्मोडायनेमिक्स में कराऊंगा, कोई नहीं बोलेगा कि मीयर्स और डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। थर्मोडायनेमिक की वीडियो आएगी, उसके अंदर आपको मिल जाएगा मीयर्स रिलेशन का डेरिवेशन, और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी उसी के साथ समझाऊंगा। ठीक है, लेते हैं मीन फ्री पाथ पे और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पे। तो बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, कुछ डेरिवेशन तो है नहीं। मीन फ्री पाथ, भैया मीन फ्री पाथ क्या होता है, देखो मीन फ्री पाथ मतलब जो एवरेज डिस्टेंस है सारे पार्टिकल है, लैम्डा 1 चला, लैम्डा 2 चला, लैम्डा 3 चला, लैम्डा 4 चला, लैम्डा 5, लैम्डा 6, लैम्डा 7, लैम्डा 8, लैम्डा 9, जो अलग अलग लैम्डा लैम्डा यानी जो लेंथ चल रहे हैं, अलग अलग जो लेंथ चल रहे हैं मॉलिक्यूल्स, उसी का एवरेज ले लेके उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। तो हम लिखेंगे द एवरेज डिस्टेंस, डिस्टेंस की बात करेंगे, द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a molecule after after successive collisions, after successive collision is called mean free path। डायग्राम बना देंगे, अच्छा सा डायग्राम, प्यारा सा डायग्राम, ऐसे डब्बा बना देंगे, उसके अंदर ये लैम्डा 1, फिर उसका लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 एंड सो ऑन। तो जो लैम्डा निकालेंगे वो आ जाएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 डॉट 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 लैम्डा एन डिवाइड बाय एन। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एन क्या रहेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या बोल सकते हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब यहाँ पे लैम्डा का एक और फॉर्मूला बनता है,
1/√2 पाई डी रो, यहाँ पे n बाई वी आ जाएगा। अच्छा n बाई वी क्या होता है बताऊं? n बाई वी को हम लोग क्या लिखते हैं? डेंसिटी लिखते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम को हम लोग क्या लिखते हैं? डेंसिटी लिखते हैं। तो लैम्डा का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 1/√2 पाई डी स्क्वायर रो। भाई डी क्या है? डी इज डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, डायमीटर ऑफ अ मॉलिक्यूल। इतनी बात समझी? डायमीटर ऑफ अ मॉलिक्यूल इतना समझा। ये एवरेज डिस्टेंस से मेन तो ये वाला फॉर्मूला आएगा, तुमको दिया रहेगा λ1 λ2। और ये भी फॉर्मूला है भाई, इसका डेरिवेशन नहीं है क्या? नहीं है इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में। 1/√2 पाई डी स्क्वायर और आ जाएगा n बाई वी। एन बाई वी का नंबर ऑफ पार्टिकल, एन तो नंबर ऑफ पार्टिकल है, वी इज वॉल्यूम, बता दो वी क्या है? वॉल्यूम है। और डी है डायमीटर ऑफ अ मॉलिक्यूल। डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल था ना, जो मॉलिक्यूल्स घूमते रहेंगे, इसका डायमीटर। ठीक है, इतनी बात नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इतना समझे ना भाई? एक तो ये फॉर्मूला है, एवरेज ले ले हम लोग सीधे। एवरेज पता ना कितने पार्टिकल से? दो है तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, तीन है तो तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3, चार तो चारों को ऐड करके डिवाइड बाय 4। यहाँ पे n है तो n को ऐड करके डिवाइड बाय n कर दिया। n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, v इज वॉल्यूम, d इज डायमीटर। ये तीन फॉर्मूले आप अपने दिमाग में, अपने बुद्धि में समा के रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी देखते हैं। ठीक है, टक 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 टक। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो, पहले देखेंगे हम लोग मीन वेलोसिटी क्या होगा। धीरे धीरे बढ़ेंगे। इट इज अ एवरेज वेलोसिटी। ये मीन वेलोसिटी क्या? एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल। जितने भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे सबकी हम लोग क्या ले लेंगे? एक एवरेज वेलोसिटी ले लेंगे। क्या ले लेंगे? अपनी एवरेज वेलोसिटी। तो v मीन बोलो क्या आ जाएगा? v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 vn डिवाइड बाय n। यह आ जाएगा अपना एक मीन वेलोसिटी। अब रूट मीन देख लेते हैं। सॉरी, स्क्वायर मीन वेलोसिटी देख लेते हैं। स्क्वायर मीन वेलोसिटी में क्या हो जाएगा? देखो वही डेफिनेशन तो वही है। vm स्क्वायर ले लेंगे, तो vms ले लेंगे और यहाँ पे सबका स्क्वायर ले लेंगे। v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर डॉट 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 vn का स्क्वायर डिवाइड बाय n। सबका स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर मीन में क्या करेंगे? सबका स्क्वायर ले लेंगे। और रूट मीन स्क्वायर में क्या करेंगे? रूट मीन स्क्वायर जो सबसे मेन है इस चैप्टर के लिए। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में हम लोग क्या करेंगे? VRMS बोलते हैं इसको, रूट मीन स्क्वायर। v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर डॉट 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 vn स्क्वायर, सबका स्क्वायर लेके डिवाइड बाय n करके इन सबका रूट ले लेंगे। सबका क्या कर लेंगे हम लोग? रूट ले लेंगे। दिस इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। कुछ बड़ा डेफिनेशन वगैरह नहीं है, यही होती रूट मीन स्क्वायर। सारी वेलोसिटी का एवरेज लेके उसका स्क्वायर लेके इंडिविजुअल का रूट लगा लेना। दिस इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इतना नोट कर ले तो हम आगे बढ़े। ठीक है, नोट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला डेरिवेशन इस चैप्टर का, जो बहुत बार पूछा है बोर्ड ने, 4 मार्क्स के लिए तो बहुत पूछा है। क्या भैया? प्रेशर वाला। प्रेशर अप्लाइड बाय अ गैस मॉलिक्यूल्स ऑन अ वॉल कंटेनर। एक कंटेनर में तुमने गैस मॉलिक्यूल्स भर के रखा है, वो काइनेटिक गैसेस है, और वो कितना प्रेशर लगा रही है उस वॉल के कंटेनर पे, उसका डेरिवेशन देखेंगे। और फिर कुछ चुटुर पुटुर से फॉर्मूले हैं, उसको देखेंगे जो उसी से डिराइव होंगे सब। और फिर एट दी एंड हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है, देखते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। कंटेनर है, उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है ऑफ मास m फिक्स है। वो एंक्लोज एक ट्यूब के अंदर या कोई भी एक बॉक्स कंटेनर के अंदर, और वो क्या कर रहा है? वॉल ऑफ कंटेनर पे प्रेशर लगा रहा है, और कितना लगा रहा है प्रेशर वही फाइंड करना है। और ये बहुत बार बोर्ड में पूछा, 24 में पूछा था,
24 में नहीं, 25 में पूछा था, 23 में पूछा था, 22 में शायद पूछा था, बहुत बार 4 मार्क्स के लिए पूछता है, तो 4 मार्क्स के लिए पूछता है भाई। तो चलो फटाक से देख लेते हैं। और हर चैप्टर का नाम रफ करना पड़ेगा क्योंकि डेरिवेशन हल्का सा बड़ा है, इतना भी बड़ा नहीं है। तुमने अच्छे अच्छे डेरिवेशन करके आए हो, पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, डायपोल डायपोल, तो उसके सामने तो ये इतना खास है नहीं। तो भी प्रेशर exerted by molecules on the walls of container, टप 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 टप। ठीक है, अब सबसे पहले कंसीडर करेंगे, कंसीडर a cube of length L with enclosed gas of fixed mass m। एक क्यूब कंसीडर करेंगे, टप 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 टप, अच्छी चीज, गंदा क्यूब, गंदा क्यूब, ऐसा क्यूब, ऐसा क्यूब, यहाँ पे क्यूब, ऐसा ही बनाते हैं क्यूब, बराबर। अब तुम्हें पता है ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाला जो है वो जेड एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है, बराबर। अब सब जगह लेंथ क्या है, एल है, लेंथ क्या है, एल है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये तो तुम्हें पता ही है, बिस्किट गैस के मॉलिक्यूल्स ऐसे 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 कोलिजन वगैरह कर रहे हैं, घूम रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर पे कंसीडर करेंगे, लेट m small m be the mass of each molecule। कभी कभी मॉलिक्यूल की जगह पार्टिकल आया तो पार्टिकल मॉलिक्यूल सब बात सेम ही रहती है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। तो इधर पे हम देखेंगे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैपिटल एम देखेंगे, टोटल मास ऑफ गैस कितना रह जाएगा, देखो इसको हम लोग कैपिटल एम को लिख सकते हैं स्मॉल एम इंटू एन। एक मास, एक मॉलिक्यूल का कितना मास था, टोटल कितने मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। और चीज क्या देखनी है यहाँ पे, और भैया क्या देखना है, और कुछ देखना है क्या, यहाँ पे रो देख लेते हैं। रो क्या होता है भैया, रो होता है डेंसिटी, क्या होता है, डेंसिटी। वी देख लेते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम देख लेते हैं वी, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। रो देख लेते हैं डेंसिटी ऑफ गैस, कितना जगह रो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास कितना है, m बाय v हो जाएगा, इसको m n बाय v भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें मैंने लेट की है यहाँ पे। अब वेलोसिटीज, लेट कंसीडर velocity of molecules is, consider let velocities of molecules is, let velocities of molecules be v1 v2, क्या हो जाएगा v1 v2 v3 डॉट 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 vn। ये सब क्या वेलोसिटीज है मॉलिक्यूल्स की। v1 मतलब ये पहला पार्टिकल v1 से चल रहा है, दूसरा पार्टिकल v2 से चल रहा है, तीसरा पार्टिकल v3 से चल रहा है। अब क्या करेंगे, लेट रिजॉल्व वेलोसिटी इनटू 3 कंपोनेंट। अब यहाँ पे वेक्टर का एक कॉन्सेप्ट लगता है, 3 कंपोनेंट्स। यहाँ पे वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगता है कि समझो एक वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी x में चल रही है i कैप, y में चल रही है j कैप, z में चल रही है k कैप, ठीक है। तो यहाँ पे हम मानते हैं लेट रिजॉल्व वेलोसिटी इनटू 3 कंपोनेंट इन x y एंड z, ठीक है, इन x y एंड z। अब इधर पे हम लोग जब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना, तो vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर कहते हैं, vx का स्क्वायर vy का स्क्वायर और vz का स्क्वायर कहते हैं। हम लोग यहाँ पे vx नहीं मानेंगे, यहाँ पे हम लोग x की वेलोसिटी vx की वेलोसिटी को x मानेंगे, y की वेलोसिटी को y मानेंगे, z की वेलोसिटी को z मानेंगे। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो v1 वेलोसिटी है, v1 कोई वन पार्टिकल है,
वो x में भी चल रहा होगा, y में भी चल रहा होगा, z में भी चल रहा होगा। तो x में भी एक वेलोसिटी से चल रहा होगा, y में भी वेलोसिटी से चल रहा होगा, z में भी चल रहा होगा। तो v1 को हम लोग क्या करेंगे, x1 x की वेलोसिटी, y1 y की वेलोसिटी, z1 z की वेलोसिटी में तोड़ देंगे और उसका मैग्नीट्यूड लेना रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे नहीं देख रहे, प्रेशर इज द स्केलर क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड लेना रहेगा तो v स्क्वायर कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो v1 के लिए v1 आ जाएगा, v2 के लिए v2 आ जाएगा। जैसे मैं इसको रिजॉल्व करूंगा तो v1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर, v2 क्या आ जाएगा, x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर z2 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, vn क्या आ जाएगा, xn स्क्वायर yn स्क्वायर और zn स्क्वायर। ये मैंने क्या कर दिया, वेलोसिटी को रिजॉल्व कर दिया। अब यहां पे मैं कुछ कंसीडर कर रहा हूं, लेट कंसीडर a molecule Boyle's law याद है, Boyle's law बोलो, चार्ल्स लॉ Boyle's law, गैल-लुड्डे लॉ, प्रेशर कुकर, गैल-लुड्डे लॉ भी पढ़े थे हम लोग ने, जिसे गैल-लुड्डे लॉ क्या कहता था भैया, कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ा तो कुकर फट हो जाएगा नहीं, प्रेशर रिलीज होने के लिए सीटी होती है जहां से प्रेशर रिलीज होता है, ठीक है। तो गैल-लुड्डे लॉ। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, वापस आओ इधर पे हमने देख लिया भाई, वेलोसिटी को यहाँ पे डिसॉल्व कर लिया है, v1 v2 vn में, vn स्क्वायर आएगा यहाँ पे। और फिर हम लोग इधर पे कुछ कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर मॉलिक्यूल कोलाइड्स ऑन x एक्सिस विथ x1 वेलोसिटी। तो मोमेंटम देखेंगे, अब लोग क्या कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल से जो x एक्सिस में क्या कर रहा है, कोलाइड किया, क्या किया, कोलिजन किया, ऐसे गया, इधर से समझ आओ गया, एक वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड किया। लेट कंसीडर मॉलिक्यूल कोलाइड्स विथ वॉल ऑफ कंटेनर, विथ वॉल ऑफ कंटेनर, ठीक है, यहाँ पे लिखना विथ वॉल ऑफ कंटेनर, और एक्स एक्सिस पे है, समझो यहां से गया वो, ऐसे कोलाइड किया, कोलिजन करके वापस आया। तो हम लोग मोमेंटम देखेंगे, मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब मैंने बोला था कि ईच मॉलिक्यूल से देखो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, भाई मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, अभी रोटेशन अगर तुम पढ़ के आओगे तो तुम्हें पता होगा, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, क्या होता है mv। अब मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स तो कितना है, स्मॉल m है, और वेलोसिटी कितने वेलोसिटी से चल रहा है, x1 वेलोसिटी से कर रहा है, तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या रहेगा, mx1। अब वो इधर पे चल रहा है ना, तो मैंने इसको पॉजिटिव माना है, इस डायरेक्शन को नेगेटिव माना, पता है वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो इधर पे अगर चल रहा तो पॉजिटिव रहेगा, इधर चल रहा तो वेलोसिटी उतना रहेगा बट नेगेटिव रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हैं, अजम्पशन से याद है ना। अब मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, देखो बार 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 गैलोजेट लॉ का रिवीजन हो रहा है, पर यहाँ पे फोकस रखो, मेरी आवाज क्लियर है। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, अब देखो कोलिजन के बाद क्या हुआ, कोलिजन के वक्त ये यहाँ पे चल रहा था, ऐसे चल रहा था, तो मैंने इसको क्या माना, पॉजिटिव माना है। मोमेंटम क्या होता है, mv होता है, वेलोसिटी जब इधर पे थी तो मैंने उसको पॉजिटिव माना, mx1 वेलोसिटी x1 से चल रहा है। अब जब वो कोलाइड करके वापस आया, इस तरफ उसकी वेलोसिटी हो गई, तो देखो वेलोसिटी तो x1 ही रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट हमने अजम्पशन माना था, और मास मैंने ईच मॉलिक्यूल्स का m माना, टकरा के उसका मास थोड़ी चले जाएगा भाई, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, कोलिजन कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है, ये सारा अजम्पशंस था, ठीक है। नहीं तो अगर तुम कोलिजन वगैरह पढ़े हो और तुमने मोमेंटम वगैरह पढ़ा है, वर्क एनर्जी वगैरह, तुम्हें मालूम पड़ेगा भाई यहाँ पे तो उसका मास कम होना चाहिए था, ये सारी चीजें कम ज्यादा होनी चाहिए थी, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने अजम्पशंस पहले ही मैंने तुमको पढ़ा के रखा है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन रहेगा। तो देखो जब गया तो मैंने इसको पॉजिटिव मान लिया, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास ऑफ ईच पार्टिकल m था, वेलोसिटी x1 से चल रहा था, गया से टकराया, वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, कम ज्यादा तो होगी नहीं, टकरा के ऐसे आ गए, तो वेलोसिटी अब इस तरफ हो गई, वेलोसिटी जब इस तरफ हो गई है तो डायरेक्शन चेंज हुआ, इसलिए मैंने माइनस साइन डाला है, माइनस साइन मतलब डायरेक्शन चेंज हुआ है। अब हम लोग चेंज इन मोमेंटम देखेंगे, और चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को हम फोर्स बोलते थे, चेंज इन मोमेंटम देखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है माइनस mx1, माइनस देखो फाइनल माइनस mx1 माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल किया, देखो माइनस mx1 माइनस 1 क्या होता है, माइनस 2 हो जाता है, क्या हो जाता है, माइनस 2mx1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 2mx1 हो जाएगा। अब टाइम देख लेंगे, टाइम तो सबको पता है भाई, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी बोला है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड बोल रहे हैं, वेलोसिटी तो x1 से चल रहा है भैया, ये तो सबको पता है, और डिस्टेंस कितना चला होगा सोचो ना,
यहां पे एल गया और एल आया, एल गया एल आया, एल गया एल आया, जैसे क्यूब का लेंथ कितना एल है ना, तो एल गया एल आया, तो डिस्टेंस कितना कवर किया 2l, वेलोसिटी कितनी थी x1, तो टाइम आ गया। अब हमें फोर्स निकालना है, क्या निकालना है फोर्स। फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, अच्छे से लिखेंगे क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम लिखूंगा मैं सिर्फ, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। रेट कहीं भी आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम कितना है भैया, यहाँ पे लिख दो क्या आगे, चेंज इन मोमेंटम है -2mx1, तो यहाँ पे -6 साइन अपने को डायरेक्शन डिनोट किए थे, तो मैं माइनस नहीं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 2mx1 डिवाइड बाय टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड 2l अपॉन x था, तो x1 घूम के ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो फोर्स कितना आ जाएगा, ये फोर्स 1 है यार, क्या मैं x1 लिया हूं तो फोर्स 1 मान के चलेंगे, फोर्स 1 कितना हो जाएगा mx1 स्क्वायर डिवाइड बाय l, इसको फोर्स x मानेंगे, ठीक है, फोर्स x, फोर्स इन x डायरेक्शन में हम लोग फोर्स देख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा mx1 स्क्वायर। ऐसे सिमिलरली हम लोग, तुम लोग आगे लिखो, सिमिलरली हम लोग y का भी करेंगे, सिमिलरली हम लोग z का भी करेंगे। तो ये समझा कैसे आया भाई, चेंज इन मोमेंटम था -2mx1 बाय -2 डाला, मतलब था -2 में सिर्फ डायरेक्शन बता रहा, क्या बता रहा है, सिर्फ डायरेक्शन बता रहा, तो -3 डाला मैंने, 2mx1 डाला, तो ये कितना था भाई, ये था अपना टाइम था 2l अपॉन x1, x1 घूम के ऊपर चलेगा, x1 इंटू x1 क्या होगा, x1 घूम के ऊपर चलेगा, तो x1 इंटू x1, x1 का स्क्वायर हो गया, तो ये फोर्स आ गया इस डायरेक्शन का। सिमिलरली तुम लोग लिख के यहाँ पे, सिमिलरली fx इज इक्वल टू fy इज इक्वल टू m1 y1 स्क्वायर इज इक्वल टू l, ठीक है, इज इक्वल टू l, और mz का भी लिख सकते हो mz1 स्क्वायर अपॉन l। ऐसे सिमिलरली तुम लोग fy और fz का भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब फोर्स इन ईच कंपोनेंट भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पर फोर्स इन ईच कंपोनेंट देखने से अच्छा इधर पे पहले बता दूं, इतना नोट कर लो अच्छे से। पर हम लोग देखेंगे F1 देखेंगे, तो F1 क्या होगा, F1 इधर पे हम लोग देखे तो V1 देखा था, तो x1 y1 z1, वैसे F1 F2 Fn देखेंगे, तो इधर पे पहले से नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक है। इस साइड का नोट कर लो, इस साइड का नोट कर लो, इस साइड का नोट कर लो, नोट करके ध्यान में रखना, कभी भी कुछ भी बोल सकता हूँ, नोट किए रहो, मेरे पास स्पेस नहीं है, पर लेकिन तुम लोग को नोट करके रखना है, ठीक है। नोट कर लिए। अब यहाँ पे देखो, और F1 देख लेंगे, F1 क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा fx स्क्वायर, F1 स्क्वायर इज इक्वल टू fx स्क्वायर fy स्क्वायर प्लस fz स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे F1 स्क्वायर fz स्क्वायर, ये नहीं करते, ये नहीं करते, प्रेशर निकाल दो, चलो प्रेशर, प्रेशर ये करने की कुछ मतलब नहीं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे ये fx1 है, फिर fx12 fx13 ऐसे होगा, तो प्रेशर इन ईच कंपोनेंट, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस में, यहाँ पे समझो हमने x का फोर्स निकाला, y का फोर्स निकाला और z का फोर्स निकाला, तो वैसे प्रेशर भी निकालेंगे। तुम्हें पता है प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। क्यूब की एरिया क्या होगी, क्यूब की एरिया होगी भाई साइड स्क्वायर, साइड कितना है l है, तो l का स्क्वायर, तो इधर पे आ जाएगा mx1 स्क्वायर, mx1 स्क्वायर, और नीचे l था और ये क्या हो जाएगा l स्क्वायर, तो आ जाएगा mx1 स्क्वायर अपॉन l क्यूब। ये प्रेशर x का आ गया, फिर से प्रेशर y का आ जाएगा, प्रेशर y का भी आ जाएगा, प्रेशर y का कितना आ जाएगा भाई my1 स्क्वायर अपॉन l क्यूब। सिमिलरली प्रेशर z का भी आ जाएगा mz1 स्क्वायर अपॉन l क्यूब। तो ये सारे प्रेशर्स आ गए हैं। अब जो नेट प्रेशर रहेगा, देखो ये x का प्रेशर आ गया, y का प्रेशर आ गया, z का प्रेशर आ गया। अपने को प्रेशर निकाला था वॉल ऑफ कंटेनर पे, पर नेट प्रेशर निकाला था ना, अगर कोई दीवार उस पर नेट प्रेशर तो x से भी लग रहा है, y से भी लग रहा है, z से भी लग रहा है। देखो जिसको नहीं समझा यहाँ पे, मैंने x डायरेक्शन में पहले कंसीडर किया कि चेंज इन कोलिजन हो रहा है,
एक्स का फोर्स निकाल लिया, फिर वाई का भी वैसे सिमिलरली मैं निकाल लूंगा, जेड का भी निकाल लूंगा, और वही एक्स वाई और जेड का मैंने क्या निकाल लिया, प्रेशर निकाल दिया। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। एक्स का फोर्स देखना तो एक्स का फोर्स अपॉन एरिया, वाई का देखना तो वाई का फोर्स अपॉन एरिया, जेड का देखना तो जेड का फोर्स अपॉन एरिया। अब तुम्हें बता दूं यहाँ पे जो नेट प्रेशर होता है वो होता है पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड। जो नेट प्रेशर होता है वो पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड। एक्स में कितना प्रेशर लगा, वाई में कितना लगा, जेड में कितना लगा है। अब सारे मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं, तुम्हें पता है ना, assumption ऑफ काइनेटिक थ्योरी बेसिस। सारे पार्टिकल रैंडम मोशन में होते हैं, तो जो प्रोबेबली आता है यहाँ पे प्रोबेबल वो आता है कि पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों इक्वल है। किसके बराबर है, समझो पी के बराबर है। चलो किसके बराबर है, पी के बराबर है। ये ड्यू टू रैंडम मोशन, यहाँ कोई पूछे तो ड्यू टू रैंडम मोशन। लो रैंडम मोशन में ना तो जो प्रोबेबल आएगा तो जितना एक्स में प्रेशर लगेगा उतना ही लगभग वाई में लगेगा, उतना ही लगभग जेड में लगेगा। तीनों इक्वल प्रेशर लगाएंगे पी के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3p, p प्लस पी प्लस पी प्लस पी क्या हो जाएगा, 3p, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड। नेट प्रेशर कितना हो जाएगा, 3p हो जाएगा, क्योंकि तीनों बराबर ही है। नेट प्रेशर कितना हो जाएगा, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड तो होगा ही। तीनों अगर बराबर है तो p प्लस पी कितना हो जाएगा, 3p। यही होगा नेट प्रेशर, ये भी होगा नेट प्रेशर। भाई दोनों क्या है, नेट प्रेशर ही। पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड को जोड़ के क्या आया, 3p। तीनों को मैंने p मान लिया तो यही जोड़ के 3p आया। दोनों चीज सेम ही है, अलग अलग बात नहीं। देखो पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड को p प्लस पी, जब मैं आगे लिख लो p प्लस इधर ऐसे लिखेंगे तुम लोग ज्यादा अच्छे से समझेगा। ये था देखो पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड इजिकल टू p प्लस पी कितना हो जाएगा, 3p। तो वही चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंस करके, 3p इजिकल टू पी एक्स प्लस पी वाई प्लस हैंडराइटिंग पी वाई प्लस पी जेड। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड करके लिख रहा हूँ। जो मेरा p आ जाएगा वो आ जाएगा पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड अपॉन 3। क्या आ जाएगा, अपॉन 3। ये रहेगा मेरा नेट प्रेशर p जो आएगा यहाँ पे। अब पी एक्स कितना रहेगा, देखो ये x1 ही आया था, ये क्या आया था अपना x1। तुम लोग यहाँ पे सिमिलरली करके लिख सकते हो, सिमिलरली करके लिख सकते हो। P1 जो रहेगा वो क्या रहेगा, m अपॉन एल क्यूब। फिर इधर पे सिमिलरली करके लिख लेना, ये पॉइंट के बाद ये वाला पॉइंट x1 स्क्वायर, ठीक है, x1 स्क्वायर नहीं, इधर पे ही सिमिलरली करके मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये x1 y1 z1, इधर पे भी x1 y1 z1 करके लिखना। अगर तुमको x का नेट निकालना है तो तुम निकाल सकते हो सिमिलरली करके। जैसे fx जो रहेगा वो क्या जाएगा, fx नहीं px लिखते हैं, वो क्या जाएगा m, देखो कॉमन क्या लेंगे, m l क्यूब कॉमन ले लेंगे। ये लिखना रहेगा तो लिखो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर डॉट 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 xn स्क्वायर। ठीक है, ये नोट करना तो नोट करो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है नोट करने की। तो भैया क्यों बता रहे हो, देखो मैं कैसे बोला था, जैसे x1 का निकाले तो ये f px1 आया तो इसे px2 भी निकाल सकते हो, px3 भी निकाल सकते हो, इसको x1 y1 z1 दो। अब px जो रहेगा ना वो क्या रहेगा, px जो रहेगा px1 px2 px3 px4 सब में ml क्यूब तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर। डाइजेस्ट में एक एक्स्ट्रा स्टेप दिया जाता है, अगर आप लिख भी लोगे तो कोई बुराई नहीं है। अब यहाँ पे देखो जो px रहेगा, px1 था, तुम लोग यही मत डालना, जो px रहेगा आप इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लो भैया, क्या बार बार लिख के बिठा रहे हो, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। देखो जो px रहेगा अपना, यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इसके लिए यहाँ पे ऐसे डिवाइड एंड रूल करते हैं। जो px रहेगा, देखो px1 था, वैसे px जो रहेगा वो क्या रहेगा, px1 px2 px3 और सिमिलरली सब में यही आएगा mx2, इसी पे x1 की जगह x2 हो जाएगा, x3 में x3 हो जाएगा। बाकी m और l तो सेम ही रहेगा, लेंथ और मास तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे इसको अच्छे से लिखना चाहेंगे हम लोग, m और l क्यूब को कॉमन लेके x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर डॉट 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 xn स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा px। py कितना आ जाएगा भैया, ml क्यूब तो कॉमन रहेगा, y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर y3 स्क्वायर डॉट 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 yn स्क्वायर। समझ रहे हो ना बात भाई, ये px1 था, ऐसे px2 भी आएगा, ऐसे px3 भी आएगा, सिमिलरली वैसे ही आएगा। तो सब में m और l तो सेम ही रहेगा, ml क्यूब तो सेम ही रहेगा, सिर्फ बदलेगा क्या x1 x2 x3। यहाँ पे भी m और l क्यूब तो सेम रहेगा, बदलेगा क्या y1 y2 y3। समझो, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, और pz क्या आ जाएगा, pz आ जाएगा अपना m l क्यूब, भैया उसमें भी सेम रहेगा, फर्क होगा तो z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर
Z3 स्क्वायर डॉट 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 Zn स्क्वायर। तो भैया ये कॉमन रहेगा बात, ठीक है। मैं बोला ठीक है, बस 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 यहाँ पे ध्यान दो। अब जो px है देखो सब में से, इन सब में जोड़ रहा हूं मैं, तो इसमें से मैं क्या करता हूँ, ml क्यूब को कॉमन ले लेता हूँ, और नीचे 3 तो पहले से था, ये सब में से ml क्यूब को कॉमन ले लिया, तो भैया अंदर रहेगा x में x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस xn स्क्वायर। ये x में रहेगा भैया, y में रहेगा y1 स्क्वायर, y2 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, भैया यहाँ भी लिख देते हैं yn स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, z2 स्क्वायर डॉट 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 zn स्क्वायर। ओहो हो, बहुत खिचड़ी हो जा रहा है। ठीक 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 ठीक, वाह। तो देखो इतनी बात तो तुम्हें समझ गई, यहाँ पे बड़ा सा ब्रैकेट लगा देना। ये देखो ml क्यूब तो तीनों से, ml क्यूब ml क्यूब ml क्यूब तीनों से कॉमन आ जाएगा, ml क्यूब ml क्यूब ml क्यूब 3 तो पहले से था यहाँ पे, बराबर। x1 x2 x3 इधर पे x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर। अब इसको अगर मैं अच्छे से अरेंज करूं, सब प्लस ही है, देखो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, इसको अच्छे से अरेंज करूं और ऐसे लिख दूं तो x1 y1 z1 को पहले लिखूं, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर, भूख नहीं लगनी चाहिए किसी को भी, x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर z2 स्क्वायर डॉट 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 प्लस xn स्क्वायर yn स्क्वायर और zn स्क्वायर। सो जा रहा है, ठीक है, इतनी बात समझी। और अब पीछे पलटो नोट्स, पलटो अभी शुरुआत नोट्स, मतलब जो पीछे रफ किया था मैंने, बोला था डाउन पेज लिखना, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर और z1 स्क्वायर क्या था, v1 स्क्वायर था, x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर z2 स्क्वायर क्या था, v2 स्क्वायर था, xn स्क्वायर yn स्क्वायर zn स्क्वायर क्या था, vn स्क्वायर था। तब लिख सकते हो p इज इक्वल टू m अपॉन 3 l क्यूब v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर डॉट 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 vn स्क्वायर, ये लिख सकते हो। तो ये तो एक प्रेशर का फॉर्मूला अपना बन के आ गया है। अब वीआरएमएस किसी को याद है क्या, मैं डब्बा मिटा रहा हूँ, मैं डब्बा मिटा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं किया भाई, हमने शुरुआत में लिखा था ये v1 था, ये v2 था और ये v3 था। यहाँ पे समझा इतनी बात, इतना रफ करो यहाँ पे। अब वीआरएमएस ये भी रफ करता हूँ, ये भी रफ करता हूँ। देखो कोलिजन वगैरह देखा मैंने, बहुत स्मूथली, बहुत धीरे धीरे लेके गया डेरिवेशन, और कुछ भी रॉकेट साइंस ने सिर्फ कंपोनेंट डिवाइड किया, कंपोनेंट डिवाइड किया, क्यों क्या कैसे हुआ है, वो सारी चीजें भी मैंने यहाँ पे बताया। अब किसी को वीआरएमएस पता होगा, ये भी मिटा दे रहा हूं मैं। वीआरएमएस क्या था, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर डॉट 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 vn स्क्वायर डिवाइड बाय एंड अंडर रूट। तो अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूंगा, अगर वीआरएमएस जो भी फॉर्मूला था वीआरएमएस का, अगर मैं स्क्वायर ले लूंगा तो वही चीज तो नहीं लिखा है यहाँ पे, वही चीज तो लिखा है यहाँ पे देखो, और यहाँ पे n को भी वहां फेंकना पड़ेगा, देखो तुम लोगों को करके दिखा देता हूँ। n को वहां फेंक दिया, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर और वीआरएमएस का स्क्वायर लिया। पहले क्या किया, वीआरएमएस का एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं भैया, देखो पहले स्क्वायर किया, टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड, तो n वीआरएमएस का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर डॉट 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 vn स्क्वायर। तो इधर बैठ करके लिखो तुम लोग, लेंथ पढ़ाओ। अब देखो ये पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ, n वीआरएमएस लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, n वीआरएमएस। तो p इज इक्वल टू स्मॉल m n वीआरएमएस का स्क्वायर अपॉन 3l क्यूब, 3l क्यूब। अब पता है अपना क्यूब का क्यूब 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 है ना, ये क्यूब अपना बनाया था। एल क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम होता है, एल स्क्वायर क्या होता है, एरिया होता है, तो एल क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पर हम लोग एल क्यूब की जगह क्या ले सकते हैं, एम एन। अब बताओ m इंटू एन क्या था, पहले यहाँ पे बताओ m इंटू एन क्या था भाई, एक एक करके। एल क्यूब वॉल्यूम है, ठीक है भैया, एल क्यूब वॉल्यूम है। ये m इंटू एन क्या रहेगा, स्मॉल m इंटू एन क्या रहेगा, टोटल मास। ईच मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m था, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n थे, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल का मास इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, कैपिटल M वीआरएमएस का स्क्वायर। अब मास अपॉन वॉल्यूम क्या था बताओ, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम भैया डेंसिटी थी, तो इधर पे आ जाएगा 1/3, ये 1/3 ऐसे रहेगा। मास अपॉन वॉल्यूम, देखो ये मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, इसको रख कर देता गंदा दिखा, 1/3 मास अपॉन वॉल्यूम वीआरएमएस का स्क्वायर। तो मास अपॉन वॉल्यूम का हो जाएगा डेंसिटी वीआरएमएस का स्क्वायर। दिस इज द प्रेशर दैट विल exerted on the wall by the molecules। कुछ नहीं किया मैंने, m into n ईच मॉलिक्यूल्स का मास इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
टोटल मास हो गया। नीचे एल क्यूब को मैं वॉल्यूम लिख सकता हूँ भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है गूगल मारो, 10वीं में पढ़े होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब, साइड कितना है एल है तो एल का क्यूब, तो इसको मैंने वॉल्यूम लिख दिया। मास अपॉन वॉल्यूम कितना, वहां पे भी तुम लिख सकते हो, वॉल्यूम क्या है एल क्यूब है, मास अपॉन वॉल्यूम कितना होगा डेंसिटी, अभी बताया मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी, तो रो वी आर एम एस का स्क्वायर। दिस इज द प्रेशर दैट विल एग्जिस्टेड बाय अ मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, यही प्रेशर है, यही कुछ नहीं किया। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने माना मास वगैरह सब माना, फिर उसके अंदर वेलोसिटी देखा, v1 v2 v3 vn था। v1 सारी वेलोसिटीज को मैंने कंपोनेंट में तोड़ा, मैग्नीट्यूड देखा था तो कैसे निकालते थे भाई, एक्स वाई जेड है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का देते थे। v स्क्वायर इज इक्वल टू x1 x स्क्वायर यानी x में वेलोसिटी, y मतलब y पे वेलोसिटी, z मतलब z में वेलोसिटी। x y z को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मत मानना, वहां मेंशन कर देना x y z आर द वेलोसिटी इन द कंपोनेंट। तो x1 v1 में x1 वेलोसिटी x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर, v2 में x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर z2 स्क्वायर, vn में v1 x1 स्क्वायर yn स्क्वायर और zn स्क्वायर, ये मैंने माना। फिर मैंने बोला एक x में मैंने एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं जो x में क्या कर रहा है, चल रहा है, x में कोलिजन कर रहा है, x डायरेक्शन में कोलिजन कर रहा है। उसका पहले मोमेंटम था mx1, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, मास भी कांस्टेंट रहेगा, जो इधर पे कोलिजन होता है वो होता है परफेक्टली इलास्टिक यानी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो मास और वेलोसिटी भी कंजर्व रहेगा यहाँ पे, यानी कांस्टेंट रहेगा, काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो। असम्पशन से मैंने बात बताई थी। अब कोलिजन के बाद जब वो वापस आएगा तो उसका डायरेक्शन बदलेगा, यहाँ पे डायरेक्शन बदलेगा, पहले वेलोसिटी यहाँ थी फिर वेलोसिटी यहाँ थी, तो डायरेक्शन तो वेलोसिटी का बढ़ रहा है, कांस्टेंट है वेलोसिटी यानी मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम में फाइनल मैंने इनिशियल किया तो 2mx1 आ गया। फिर टाइम देख लिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना चला होगा एल गया, एल आया 12 गया होगा। फिर चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड किया तो फोर्स मिल गया, फोर्स x1 मिला, फिर फोर्स x भी वैसे हो जाएगा, फोर्स y1 भी y1 z1 निकाल दिया, फिर प्रेशर भी x1 प्रेशर y1 प्रेशर z1, फिर बोला टोटल प्रेशर क्या रहेगा, जैसे यहाँ पे x1 था, प्रेशर x1 प्रेशर y x2 प्रेशर x3 से जोड़ेंगे तो टोटल x का प्रेशर आ जाएगा। अब x1 h2 h3 में तो ये ml क्यूब तो कॉमन ही रहेगा, फर्क रहेगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर, सिमिलरली y में भी और सिमिलरली z में भी। तो मैंने तीनों को जोड़ दिया, मुझे नेट प्रेशर रहेगा जो x y और z में आ रहा है, पर लेकिन रैंडम मोशन हो रहा है उसकी वजह से x y और z का प्रेशर सेम रहेगा p के बराबर, तो p p p क्या हो जाएगा 3p हो जाएगा, तो 3p बराबर px प्लस py प्लस pz, px का py का pz का जोड़ दिया, फिर इसको अरेंज कर दिया, फिर v ला दिया, फिर vrms से मैंने vrms डाल दिया, मास अपन वॉल्यूम को डेंसिटी कर दिया, मैंने डिराइव कर दिया, मैंने एक बार रिवीजन भी करा दिया तुम्हारा। अब नोट कर ले, एक बार प्रैक्टिस कर ले, पूछा है बोर्ड में, बोर्ड में ये 2-3 बार पूछा है, 4 मार्क्स के लिए पूछा होगी, ठीक है। नोट कर ले 1 2 3 4, नोट कर लिया 1 2 3 4 फाइनल। अब इसी फॉर्मूले से मैं कुछ छोटे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले डिराइव करा देता हूं, फिर अपना केडीजी वाला पार्ट खत्म होगा। भैया डिग्री ऑफ फ्रीडम तो नहीं हुआ, मैंने शुरुआत से बोल रहा हूं डिग्री ऑफ फ्रीडम और डीएल्स रिलेशन में थर्मोडायनेमिक्स में कराऊंगा, जो प्रोबेबली इसके बाद, नहीं तो ये वीक में अपलोड हो जाएगा। इडली खाओ, इडली वाले कराए हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके फोन भी आ गया बीच में, इसको ऑफ किया जाए। 1 2 3 4 1 2 3 4, बहुत गंदा हो गया ही, ग्लव्स भी मैंने रखा है, ग्लव्स पहनना पड़ेगा फिर से, वुड डस्टर लाना है, पैसा चाहिए, ठीक है हो गया नोट। अब आगे बढ़ते हैं, प्रेशर का फॉर्मूला डिराइव किया है, उसी पे 3-4 और फॉर्मूले देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी का खुद ही फॉर्मूला देख लेंगे और एक दो चीज प्रूव कर लेंगे। कहता है प्रूव Vrms is directly proportional to under root t, ये भी एक्चुअली में एक फॉर्मूला है, प्रूफ भी आता है इसका 2 मार्क्स के लिए। Vrms जो है वो स्क्वायर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर है। तो देख लेते हैं, अभी जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया उसी से देखेंगे, 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर, यही डिराइव किया था हमने अभी, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है। अब P के जगह क्या लिख सकते हैं, PV। अब यहाँ पे देखो 1/3, इधर पे रो के जगह क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, फिर से लिख दिया मैंने, उल्टी गंगा बराबर डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, V को वहां भेज दिया, तो PV इज इक्वल टू, देखो वॉल्यूम को वहां भेजा 1/3 Vrms का स्क्वायर, तो PV की जगह क्या लिख सकता हूँ, PV की जगह मैं लिख सकता हूँ nRT,
1/3 VRMS का स्क्वायर। एनआरटी लिख सकता हूँ, पीवी इजिकल टू एनआरटी, याद है ना भाई। डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम लिखा, वी को वहां भेजा, पीवी इजिकल टू m/3 VRMS का स्क्वायर। पीवी इजिकल टू मैंने एनआरटी कर दिया, एन की जगह क्या लिख सकता हूँ, एन की जगह लिख सकता हूँ गिवन मास अपॉन मोलार मास, गिवन मास अपॉन मोलार मास, गिवन मास अपॉन मोलार मास। ये एम से ये एम कट जाएगा, ये वाला एम से ये वाला एम कट जाएगा, क्योंकि दोनों मास ही है, ये भी गिवन मास है, ये भी गिवन मास है। तो आर टी अपॉन एम नॉट इज इक्वल टू वी आर एम एस का स्क्वायर बाय 3। तो वी आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 RT बाय एम नॉट। ये एक फॉर्मूला बन के आ जाता है यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, इधर पे स्क्वायर रूट ले लूंगा मैं, क्या कर लूंगा, स्क्वायर रूट 3 RT अपॉन एम नॉट, 3 RT अपॉन एम नॉट। अब यहाँ पे तुम लोग बोलो, यहीं पर बोलो, कहीं और मत बोलो, यहीं पर बोलो, बट आर अपॉन एम नॉट, इधर पे जो 3R अपॉन एम नॉट है ये कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट है तो वी आर एम एस, ये पूरा पार्ट कांस्टेंट हो गया, 3R अपॉन एम नॉट कांस्टेंट हो गया, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, इतनी बात समझी। मैंने वही फॉर्मूला लिखा, डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम, पी इज इक्वल टू एनआरटी, एन इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर में ही बताया हो ये, पी इज इक्वल टू एनआरटी, एन होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये सब स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर अभी बताई लगा, इसका कॉन्सेप्ट पेपर में रिवाइज करवा दिया। ठीक है, शुरुआत ऑफ लेक्चर में जाके देखो, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन स्किप मत करो। ठीक है, इतनी बात समझी। इंट्रोडक्शन में हाल चाल नहीं पूछता तुम्हारा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी। क्या देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो इससे काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा। तो मैं सीधा क्या कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट लिख रहा हूँ, पीवी इज इक्वल टू m बाय 3 v स्क्वायर आर एम एस। 3 को भी वहां भेज दो, तो 3 पीवी इज इक्वल टू m v आर एम एस का स्क्वायर। देखो एम वी स्क्वायर तो है यहाँ पे, हाफ मिल जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करूंगा यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय, यहाँ से सिंपल बोलो मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय हाफ। हाफ से ऐसे कह दो तो पे क्या हो जाएगा, 3/2 पीवी इधर पे हाफ एम वी आर एम एस का स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी अपना आ गया है 3/2 पीवी। अब यहाँ पे हम लोग तीन चीज देखेंगे, तपाक, तीनों चीज यहाँ देख पाएंगे कि नहीं, उसको अच्छे से स्पेस बना लेते हैं। तीन चीजें यहाँ पे देखने वाले हैं, 1, 2 और 3। अब यहाँ देखेंगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी देखेंगे पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम को यहाँ भेज दो पर यूनिट, यानी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देंगे, यही फॉर्मूला जो है अपना, काइनेटिक एनर्जी 3/2 पीवी होता है, वी को यहाँ भेज दो, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा 3/2 पी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल भी आता है भैया, मोल, मोल नहीं देखेंगे, पहले मॉलिक्यूल देख लेते। ठीक है, मॉलिक्यूल देख लेते भाई, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल देख लेते, मतलब देख लेते हैं मॉलिक्यूल। पीवी की जगह क्या लिख दो बताऊं, पीवी की जगह तुम लिख दो एनआरटी, और एन की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, एन की जगह गिवन मास अपॉन मोलर मास लिख सकते हैं। मैं बोला गिवन मास अपॉन मोलर मास की जगह नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एन भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, क्योंकि अपने को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी कैपिटल एन, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर आरटी। एन को यहां भेज दो, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल्स इज इक्वल 3/2 आर अपॉन एन इंटू टी। अब आर अपॉन एन क्या होता है बताओ, आर अपॉन एन होता है बट केबी होता है, आर अपॉन एन क्या होता है, केबी। केबी यहाँ पे होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, अभी देखेंगे हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। केबी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी per unit molecule is 3/2 Boltzmann constant into time बोल रहा हूं मैं, into टेम्परेचर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल्स का हो जाएगा 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट into टेम्परेचर। ठीक है, बहुत आसान है। काइनेटिक एनर्जी डिराइव के लिए तो पर यूनिट वॉल्यूम तो बहुत आसान था, पर यूनिट मॉलिक्यूल भी हमने निकाल लिया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट देख लिया। अब पर यूनिट मोल देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल देख लेते हैं हम लोग। कुछ नहीं, देखो यहाँ पे पीवी इक्वल टू एनर्जी लिखे थे, ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल 3/2 पीवी। बहुत आसान है, सिर्फ एनआरटी पर यूनिट मोल बोला तो मोल होता है भैया एन,
सीधा लिख दो ना काइनेटिक एनर्जी अपॉन एन इज इक्वल टू 3/2 RT। तो हमने पर यूनिट वॉल्यूम भी देख लिया, पर यूनिट मॉलिक्यूल भी देख लिया, पर यूनिट मोल भी देख लिया, इसको भी हमने प्रूव कर दिया, काइनेटिक एनर्जी भी निकाल दिया। यही सारे फॉर्मुलेस के साथ हमारा काइनेटिक थियरी वाला पार्ट खत्म होता है। अभी हमें रेडिएशन देखना है, रेडिएशन पे पूरी बातें करेंगे हम लोग, पहले ब्लैक बॉडी वगैरह सब, ठीक है, ऑब्जॉर्प्शन क्या होता है, ट्रांसमिटेंस क्या होता है, बट काइनेटिक थियरी तो यहाँ पे खत्म हो गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम और मेयर्स रिलेशन मैं थर्मोडायनेमिक में लूंगा, ठीक है। तो यही इतने फॉर्मुले थे, इतने फॉर्मुले पे न्यूमेरिकल तुम लगा लो और डेरिवेशन तो हमने कर ही लिया है, तो पहले तो नोट कर लो, इसको नोट कर लिया, 1 2 3 4 बंद करो, ये 4। अब हम रेडिएशन की ओर बढ़ेंगे, रेडिएशन पे सारी बातें करेंगे। रेडिएशन में तो डेरिवेशन कुछ है नहीं, सबसे अच्छी बात डेरिवेशन कुछ बड़ा है ही नहीं, लॉज दे के रखे हैं, थियरी है रेडिएशन मतलब पूरा थियोरेटिकल पार्ट है, ऐसा नहीं कि फॉर्मुला नहीं है, उसमें फॉर्मुलेस है, लॉज है, बट डेरिवेशंस नहीं है। जो एक ही चैप्टर में एक ही डेरिवेशन, अच्छा भाई मेयर्स रिलेशन भी तो है, मेयर्स रिलेशन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाता हूं मैं, और उस पे ही तुम उसको ही कंसीडर, वहां ही कंसीडर करके पढ़ो। बाकी देखा जाए तो एक ही है प्रेशर वाला डेरिवेशन, बाकी मेयर्स रिलेशन तो थर्मोडायनेमिक्स में आ जाता है, उसको थर्मोडायनेमिक में ही पढ़ना, ठीक है। तुम्हें मेयर्स रिलेशन कंसीडर करोगे तो 2 डेरिवेशन है, बाकी तो थियोरेटिकल चैप्टर है, अच्छा है भाई, बहुत आसान आसान चीजें हैं। देखो ये प्रेशर आसान वाला डेरिवेशन था 4 मार्क्स के लिए, ये जितनी भी चीजें पढ़े काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला न्यूमेरिकल भी आ जाएगा, तो क्या ही न्यूमेरिकल पूछेगा, सारी वैल्यूज दी रहेगी, ठीक है। तो बहुत आसान आसान आता है, तो ठीक है। अभी हम देखते हैं रेडिएशन, जस्ट यहाँ पे अच्छे से रख दो। तो आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं रेडिएशन पे, जो ये सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर है, मतलब इस चैप्टर का एक पार्ट केटीजी था जो अभी हमने खत्म किया। अब रेडिएशन पे बात कर लेते हैं, रेडिएशन क्या होता है। 11th में तुमने रेडिएशन थोड़ा पढ़ा होगा, हाँ हाँ, 11 तो तुमने पढ़ा नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, अगर 11 तुमने पढ़ा है तो भी सही है, नहीं पढ़ा तो भी सही है। रेडिएशन क्या होता है, हीट ट्रांसफर का एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है जिससे हम लोग हीट ट्रांसफर करते हैं। किस फॉर्म में हीट ट्रांसफर हम लोग किस फॉर्म में करेंगे, ईएम वेव्स के फॉर्म में। ईएम वेव्स क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर ये जो विजिबल लाइट्स अपनी लाल काली पीली नीली विबग्योर लाइट आती है, एक्सरे आता है, गामा रेस आता है, यूवी रेस आता है, ये सारी रेस अपनी ईएम वेव्स के अंदर आती है। ईएम वेव्स का चैप्टर भी है, था मतलब 11th में। अभी इतना समझ लो, ईएम वेव्स मतलब लाइट, ईएम वेव्स हमारे लिए क्या है, लाइट है, जिस फॉर्म में हमको क्या करना है, हीट ट्रांसफर करना है, और इसी प्रोसेस को, इसी तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन। हेडिंग लगा देंगे रेडिएशन, रेडिएशन रेडिएशन, ठीक है। द प्रोसेस गंदी हैंडराइटिंग, द प्रोसेस of transfer the process of transfer of heat in the form of electromagnetic wave is called radiation। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडिएशन बोलते हैं। अब कभी भी कोई भी बॉडी, कोई भी हीट, समझो क्यू हीट अपने बॉडी पे इंसिडेंट हुई, मतलब मेरे बॉडी पे आई क्यू हीट, इंसिडेंट हुई, रेडिएंट हीट जो थी मेरे बॉडी में हो मार करके किया, क्यू हीट रेडिएंट हीट मेरे बॉडी पे क्या हुई, इंसिडेंट हुई। अब मेरी बॉडी क्या करेगी, उसमें से कुछ हीट को ऑब्जॉर्ब कर लेगी, कुछ हीट को ट्रांसफर होने देगी, और कुछ हीट को रिफ्लेक्ट कर देगी। मैंने ब्लैक पहना भी, हम लोग देखेंगे ब्लैक का ऑब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर Q radiant heat is incident on a body, QA some part of total radiant heat इज ऑब्जॉर्ब, कुछ उसका पार्ट टोटल का ऑब्जॉर्ब हो जाएगा, जिसको हम लोग क्यूए बोलेंगे। सम पार्ट इज रिफ्लेक्टेड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यू आर बोलेंगे। एंड सम पार्ट इज ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड, जिसको हम लोग क्यू टी बोलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यू टी बोलेंगे। अब जो टोटल हीट रहेगी, देयरफॉर टोटल रेडिएंट हीट क्यू कितनी हो जाएगी, क्यू इज इक्वल टू क्यू ए
देखो जो टोटल हीट आएगी वो तीन ही चीज हो सकती है, हीट आएगी ना आपके बॉडी में रेडिएशन के फॉर्म में, तीन ही चीज हो सकती है बॉडी पे, या तो बॉडी उसको ऑब्जॉर्व करेगी, बॉडी तीन काम कर सकती है, या तो बॉडी उसको रिफ्लेक्ट करेगी, या तो बॉडी उसको ट्रांसफर करेगी। ऑब्जॉर्व, रिफ्लेक्ट और ट्रांसफर। बॉडी को लग कैसे ट्रांसफर हो भाई, समझी बात। तो क्यू ए क्यू आर प्लस क्यू टी ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, तो कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं, यहीं पे जगह है अपने पास, कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन, ऑब्जॉर्प्शन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन देखेंगे, ऑब्जॉर्व कर लेना, ऑब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन देखेंगे। इट इज द, ये क्या होता है, इट इज द, देखो फॉर्मूला बताऊंगा, पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर फॉर्मूला देखो डेफिनेशन से आ जाएगा, मतलब फॉर्मूला से डेफिनेशन, डेफिनेशन से फॉर्मूला। एक चीज ध्यान में रख लो, लिख लोगे। इट इज द अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट ऑब्जॉर्ब बाय द बॉडी टू द total amount of radiant heat incident on it। देखो ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन है, देखो डेफिनेशन से, इट इज द अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट ऑब्जॉर्ब, कितना ऑब्जॉर्ब हुआ था क्यू है, तो इसको हम लोग ए से लिखते हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या, इट इज द अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट ऑब्जॉर्ब, कितना ऑब्जॉर्ब हुआ था क्यू है, बाय द, इधर बोला बाय द बॉडी टू द टोटल अमाउंट, टू द मतलब डिवाइड करेंगे, टोटल में से कितना ऑब्जॉर्ब हुआ उसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन, टोटल हीट में से कितना हीट ऑब्जॉर्ब हुआ उसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन। अब कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन देखेंगे, देखो डेफिनेशन में मैं फिर से बार बार नहीं लिखाऊंगा, इसको टी लिखते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट रिफ्लेक्टेड आ जाएगा, अब इतना तो बच्चे नहीं हो, क्या वो छोटे बच्चे लोग भी बोलते हैं पूरा कॉपी करो, ऑब्जॉर्ब की जगह रिफ्लेक्टेड लिख दो, बाकी पूरा कॉपी कर दो, ठीक है। तो इसको टी से लिखेंगे, क्यू टी बाय क्यू। अब कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे, रिफ्लेक्शन, इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर इज इक्वल टू क्यू आर बाय क्यू, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले, कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, डेफिनेशन तो इसका भी वही है भाई। ओहो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड नहीं आएगा, यहाँ पे ट्रांसमिटेड आएगा, छी छी छी, क्या भैया हमको बच्चे बोल के बच्चों वाला काम करे, यहाँ पे ट्रांसमिटेड आएगा, बाकी तो पूरा सेम रहेगा, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड आएगा। रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन, इसमें ऑब्जॉर्ब, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्लेक्टेड, ठीक है, पास्ट टेंस में लिखेंगे। इतनी बात समझी। कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन का होता है कितना ऑब्जॉर्ब हुआ टोटल में से, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन का होता है कितना ट्रांसफर हुआ टोटल में से, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन का होता है कितना रिफ्लेक्ट हुआ टोटल में से। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है क्या, बोलो। यहां पे एक और चीज देख लो, मैं यहां पे बोला था Q इज इक्वल टू वी नो, Q इज इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी, सबको टू से क्यू से डिवाइड कर दो, सबको क्यू से डिवाइड कर, डिवाइड बाय क्यू, तो इधर वन हो जाएगा, क्यू से क्यू डिवाइड करोगे तो वन हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे देखो इधर पे करके दिखाता हूं मैं तुमको, देख लो भाई, जिसको नहीं आता डिवीजन करने, देख लो बच्चों, देख लो। ये क्या हो जाएगा, क्यू से क्यू कट के वन हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, देखो ना, ए आर टी, ठीक है। इतनी बात समझी, इतनी बात समझी कच्चम की, इतनी बात, इतनी बात सोच नोट कर लो। नोट करने के बाद हम लोग देखेंगे फेरिस ब्लैक बॉडी, डायथर्मस क्या होता है, थर्मस क्या होता है, परफेक्टली ऑब्जर्वर क्या होता है, परफेक्टली रिफ्लेक्टर क्या होता है, फिर हम लोग बात कर लेंगे फेरिस ब्लैक बॉडी पे, फिर हम लोग लॉज है छोटे छोटे से वो देखेंगे। पहले इतना नोट कर ले, रेडिएशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि हीट आने से तीन ही चीज बॉडी कर सकती है, उसको ऑब्जर्व, उसको रिफ्लेक्ट, उसको ट्रांसमिट। कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जर्प्शन कितना ऑब्जर्व किया टोटल में से, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन कितना ट्रांसफर किया टोटल में से, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन कितना रिफ्लेक्ट किया टोटल में से, ठीक है। नोट कर लिए, समझ गया है अच्छे से। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
बहुत जल्दी रफ नहीं होता, ऐसे कोई बटन होना चाहिए, वो वाला एक आता है ना, इसे साइड में बटन दबाओ पूरा गायब। तुम लोग तो स्किप कर देते होगे रफ करते समय। ऐसे 2 टैप करो राइट साइड, स्किप हो जाएगा 10 सेकेंड। कभी कभी मैं 10 सेकेंड में कुछ इंपॉर्टेंट बात बोल दिया तो बोल दिया, हम तो पढ़ने आए हैं। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट यही है जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है, जो बोर्ड पे समझाया जा रहा है। बाकी कुछ कुछ बातें मेरी होती भी है समझाने वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब कुछ चुटुर पुटुर से डेफिनेशन और फेरिस ब्लैक बॉडी। चुटुर पुटुर से डेफिनेशन मतलब भैया द सब्सटेंस which is transparent to heat radiant to radiant heat बोलो, is called डायथर्मस सब्सटेंस। क्या बोलते हैं सब्सटेंस को? डायथर्मस सब्सटेंस। इसके एग्जांपल्स भी दिए अपने टेक्स्ट बुक में। जैसे ग्लास हो गया जो ट्रांसपेरेंट है, ग्लास का हीट ट्रांसफर को क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। क्वार्ट्स हो गया, ठीक है, ओहो, एंड सोडियम क्लोराइड हो गया, ऐसे एक्सेट्रा अलग अलग क्या है, अलग अलग अपने पास सब्सटेंस जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। जो ट्रांसपेरेंट होते हैं मतलब इनका T इज इक्वल टू क्या रहेगा? 1 रहेगा। लोग ट्रांसफर कर सकते हैं A0 और R0 रहेगा। ठीक है, फॉर्मूले में भी देख सकते हो T1 है तो A और R0 रहेगा। अब द सब्सटेंस which is opaque, opaque यानी जो ट्रांसपेरेंट ना हो, opaque to radiant heat is called एथर्मस। उनको क्या बोलते हैं हम लोग? एथर्मस। उसको डायथर्मस बोलते हैं, इसको एथर्मस सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे हो गया अपना पानी, वाटर, हो गया अपना वुड एक्सेट्रा। ठीक है, ये 2 देखे रखा हुआ। ओपेक में तुम लोग ये नहीं बोलोगे भाई ओपेक में ट्रांसफर नहीं करा तो सारा ऑब्जॉर्ब कर लेगा, सारा रिफ्लेक्ट कर लेगा। ओपेक में बताना मुश्किल होता है कि ऑब्जॉर्ब कर रहा है कि ट्रांसफर कर पाए, इसके लिए हम लोग ये नहीं लिखेंगे इसमें टी तो 0 हो जाएगा, ट्रांसफर नहीं कर रहा है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। टी तो 0 रहेगा, पर ए और आर में कौन सा 1 रहेगा, कौन सा कितना रहेगा वो बताना मुश्किल है। इसलिए इसका ऑब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं दिया है। ठीक है, अब आगे बात कर ले। जिसका ए 1 होता है एंड आर और टी 0 होता है उसको बोलते हैं दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड परफेक्टली ऑब्जॉर्बर। क्या बोलते हैं इसको? परफेक्टली ऑब्जॉर्बर। अब जिसका ये अपना ट्रांसपेरेंट हो गया, जिसका R1 एंड A और T 0 होता है उसको बोलते हैं दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड परफेक्टली रिफ्लेक्टर। ये कुछ चुटुर पुटुर से डेफिनेशन थे जो हम लोग अभी जो पीछे पढ़े उसके रिलेटेड ही थे। नोट कर ले, पूछा जा सकता है डायथर्मस अथर्मस वगैरह। ठीक है, फिर हम फेरिस ब्लैक बॉडी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। नोट कर ले, इतना नोट कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम। फेरिस ब्लैक बॉडी जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आप फेरिस ब्लैक बॉडी। देखो बहुत बार पूछा, 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए पूछता, 2 मार्क्स के लिए पूछता, 3 मार्क्स के लिए तो मुश्किल है, रेडिएशन मिटा देता हूं मैं, रेडिएशन नहीं पढ़ रहे पूरा टॉपिक। फेरिस ब्लैक बॉडी बहुत पूछा गया, आई थिंक सो लास्ट ईयर भी पूछा गया था, 24 में 23 में आता था फेरिस ब्लैक बॉडी 2 मार्क्स के लिए। तो हेडिंग लगा ले फेरिस की काली बॉडी, फेरिस ब्लैक बॉडी। एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट था जो फेरिस के साइंटिस्ट थे उन्होंने परफॉर्म किया था। इन्होंने क्या किया था, एक देखो ब्लैक बॉडी, जो ब्लैक कलर होता है ना ज्यादा ऑब्जॉर्ब करते हैं, तो उन्होंने ऐसी बॉडी बनाई थी जो ज्यादा ऑब्जॉर्ब कर पाए, जो भी रेडिएंट हीट आ रहा है उसको ज्यादा ऑब्जॉर्ब कर पाए, उसके लिए एक बॉडी बनाई थी, एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक सब्सटेंस बनाया था। कैसा था सब्सटेंस? देखो मेटल का था, डबल वॉल मेटल, हॉलो स्फीयर। ठीक है, पहला पॉइंट लिखेंगे, इट इज डबल वॉल, हॉलो है अंदर से, हॉलो मेटल स्पीयर
विथ स्मॉल एपरेचर, स्मॉल एपरेचर मतलब थोड़ा सा गड्ढा छोड़ देता है, विथ स्मॉल एपरेचर। अभी बाहर से मैं इसको बाहर से सिल्वर कलर का पेंट किया था। इट इज पेंटेड विथ सिल्वर पॉलिश फ्रॉम आउटसाइड एंड लैम्प ब्लैक, अंदर से पूरा काला काजल होता है ना, लैम्प ब्लैक जो काजल होता है, काजल के जगह लैम्प ब्लैक किया था, लैम्प ब्लैक फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, स्पेस बिटवीन वॉल, जो वॉल के बीच की स्पेस थी, स्पेस बिटवीन वॉल, जो दोनों वॉल के बीच की स्पेस थी इसको इवैक्यूएटेड रखा था। इवैक्यूएटेड मतलब उसके बीच में कोई भी एयर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हीट ट्रांसफर से बचने के लिए, अननोन हीट ट्रांसफर ना हो जाए। स्पेस बिटवीन वॉल इज evacuated for ignoring unnecessary, ignoring नहीं अच्छा वर्ड है, for avoiding, scientific word, for avoiding unnecessary heat transfer। भाई अननेसेसरी हीट इवैक्यूएटेड, भाई अगर इसके बीच में एयर भी होती तो हीट ट्रांसफर कैसे हो जाता? देखो अगर एयर होती ना तो कंडक्शन और कन्वेक्शन एक तरीका होता है, रेडिएशन एक तरीका होता है हीट ट्रांसफर का, वैसे कंडक्शन और कन्वेक्शन भी होता है। कंडक्शन में क्या कहते हैं हम लोग, दो मेटल को कांटेक्ट करके, कांटेक्ट कंडक्शन में क्या होता है, कांटेक्ट होता है, हीट ट्रांसफर होता है। सॉलिड सॉलिड के बीच में कांटेक्ट होता है, कोई भी सॉलिड के सब्सटेंस के बीच में हीट ट्रांसफर होता है। कन्वेक्शन में लिक्विड और गैस करते हैं, बिना विथआउट कांटेक्ट होता है कन्वेक्शन में। तो अगर गैस वगैरह होते तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हीट लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है, हीट लॉस हो जाता है। तो स्पेस बिटवीन वॉल इज इवैक्यूएटेड फॉर अवॉइडिंग अननेसेसरी हीट ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन और कन्वेक्शन। ठीक है, तो स्पेस बिटवीन इसको क्या कर देते हैं, इवैक्यूएटेड। और प्रोजेक्शन, पॉइंटेड प्रोजेक्शन ऐसा, पॉइंटेड प्रोजेक्शन इज प्लेस अपोजिट डायमेट्रिकली, डायमीटर इसको बोलते हैं ना, डायमेट्रिकली अपोजिट टू एपरेचर। और लाइट अभी क्या होगा, तो इधर पे एपरेचर रखते हैं, क्यों रखते हैं बताओ, फॉर रिफ्लेक्शन। इधर पे लिखो फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब क्या होगा, तो जब इसमें लाइट इंसिडेंट होगी ना, तो एपरेचर से टकरा के मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट होगी, मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट होगी तो वो ऑब्जॉर्ब हो जाएगी, until it absorb completely। A light enters from aperture, reflect multiple times from projection to get क्या होता है, प्रोजेक्शन से टकरा के मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट होती है, मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट फ्रॉम प्रोजेक्शन टू गेट नियरली कंप्लीट, पूरा तो नहीं कर पाती, कंप्लीट ऑब्जर्वेशन लिखता है, नियरली कंप्लीट 97% हुआ था, नियरली कंप्लीट ऑब्जॉर्प्शन। जो लाइट यहां से एंटर होगी प्रोजेक्शन से टकरा के, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी मल्टीपल टाइम, ऐसे लाइट आई टॉक टू कैसे क्या होती है, ऑब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, बाहर से सिल्वर पॉलिश है, ये सिल्वर पॉलिश, इसको लेवल कर लेने का, ये अपर्चर है, ये इवैक्यूएटेड स्पेस है। ठीक है, ये अंदर से लैम्प ब्लैक हुआ है, ये प्रोजेक्शन है। बस हो गया, लिख लो फेरिस ब्लैक बॉडी 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट। ठीक है, इधर पे ये भी बात लिख सकते हो कि 97% तक कुछ ऑब्जर्व हुआ था। ठीक है, ये वाले पॉइंट को 2 पॉइंट में शिफ्ट करके लिखो, वैसे 2 ही मार्क्स के लिए आता है, तो इतना लिखना विद डायग्राम इज मोर देन इनफ। ठीक है, समझा क्या है एक्सपेरिमेंट, डबल वॉल है, अंदर से लैम्प ब्लैक
पेंट किया, बाहर से सिल्वर पॉलिश किया है, इवैक्यूएटेड स्पेस रखा ताकि कंडक्शन और कन्वेक्शन से हीट लॉस ना हो जाए नेसेसरी, फिर इधर पे प्रोजेक्शन रखा डायमेट्रिकली अपोजिट टू एपरेचर, वहां क्यों रखा है फॉर रिफ्लेक्शन, लाइट आएगी मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट होगी और नियरली कंप्लीट ऑब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है लाइट एंटर फ्रॉम एपरेचर रिफ्लेक्ट मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल रिफ्लेक्ट मल्टीपल फ्रॉम प्रोजेक्शन टू गेट नियरली कंप्लीट ऑब्जॉर्प्शन, वही बात लिखी है, वो बात तुम भी लिख सकते हो, देख सकते हो, एक बार नोट कर लेना अच्छे से, कुछ रॉकेट साइंस नहीं, अच्छे से एक बार रीड कर लोगे समझ लोगे तो अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, उसको लिख लिए 1 2 3 4, बंद करो ये अत्याचार। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, एमिसिविटी देखेंगे, फिर किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीटिंग देखेंगे, ठीक है, किरचॉफ्स के लॉ ऑफ हीटिंग, स्टीफन्स लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ग्राफ्स देखेंगे, ठीक है। रफ हो जा रे पापा रफ हो जा। चलो आगे बढ़ते हैं, और बात कर लेते हैं एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी पे। एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी क्या होता है देखते हैं। देखो एक बॉडी कितना हीट रेडिएट करेगी वो किस पे डिपेंड करेगा, तो टॉपिक लगा देंगे एमिसिव पावर, टॉपिक लगा देंगे एमिसिव पावर। अब एक बॉडी कितना हीट रेडिएट कर रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड डिपेंड्स अपॉन, 3 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला होता है उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ज्यादा टेम्परेचर की कम टेम्परेचर है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर बॉडी का, फिर सेकेंडरी उसकी सरफेस एरिया बॉडी की कितनी है, और तीसरा टाइम ड्यूरेशन जिसमें वो हीट रेडिएट कर रहा है, ठीक है। तो पहले चीज एब्सोल्यूट टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट सिनेमा नहीं, एब्सोल्यूट ओहो टेम्परेचर ऑफ बॉडी टी, दूसरा सरफेस एरिया ऑफ अ बॉडी ए, तीसरा टाइम ड्यूरेशन ऑफ अ बॉडी radiated heat, time duration in which body radiated heat, तो उसको हम लोग टी से लिखते हैं, स्मॉल टी से। तो देखो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है यहाँ पे, जो क्यू रहेगा जितना हीट वो डिविएट किया, जितना हीट उसने निकाला वो किस पे डिपेंड करेगा, वो ए पे डिपेंड करेगा और टाइम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि टेम्परेचर तो क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाने के लिए कांस्टेंट आर ए टी एक कांस्टेंट आता है, और यही आर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू बाय ए टी। देखो यहाँ पे आर क्या है, आर इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड एमिसिव पावर, क्या बोलेंगे उसको, एमिसिव पावर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एमिसिव पावर। आर जो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं एमिसिव पावर। तो एमिसिव पावर अगर डिफाइन करना आया तो एमिसिव पावर, देखो ये एमिसिव पावर का फॉर्मूला है, ठीक है, Q इज इक्वल टू रैट, ये हीट का फॉर्मूला है। तो एमिसिव पावर, स्पेलिंग सही है, एमिसिव पावर, एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी, एनी बॉडी ऑफ अ बॉडी, देखो फॉर्मूले से डेफिनेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड as the amount of heat radiated per unit time per unit area at a given temperature, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, कैसे मेरा बॉडी का कुछ टेम्परेचर है या कोई तुम लोगों ने पानी गर्म करके रखा तो उसका कितना टेम्परेचर है, उसकी कितनी एरिया है और कितना टाइम तक वो हीट रेडिएट कर रहा है, वो बताएगा कि कितना बॉडी ने हीट रेडिएट किया है। वो टेम्परेचर, उसका सरफेस एरिया कितनी है और कितने समय तक वो रेडिएट कर रहा है। तो ये एमिसिव पावर क्या बताता है, एमिसिव पावर बताता है अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एट अ गिवन टेम्परेचर। एमिसिव पावर कोई ऐसे यूनिट पूछ ले तो
तो बोल देंगे भाई जूल पर मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। भाई अगर कोई डायमेंशन पूछ ले तो बोला, अगर कोई भाई डायमेंशन पूछ ले तो m0 L1T-3 बता देने का। ठीक है, डायमेंशन तो निकाल सकते हो। जूल का डायमेंशन क्या होता है एनर्जी का, नीचे मीटर का तो पता ही होगा L स्क्वायर, और ऊपर सेकंड का तुम्हें पता ही है T1, तो जूल और ये सब निकाल के तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो डायमेंशन। इतनी बात समझी। एक और आता है कोएफिशिएंट ऑफ एमिसिविटी, यहीं पे ले लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एमिसिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ एमिसिविटी क्या होता है बताओ, पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, E इज इक्वल टू R अपॉन आर बी। तो ये क्या बताता है, कोएफिशिएंट ऑफ एमिसिविटी इट इज डिफाइंड as emissive power, it is defined as the ratio of emissive power of a body emissive power of a body to emissive power of ब्लैक बॉडी। रेशियो है एमिसिव पावर ऑफ बॉडी नॉर्मल बॉडी का, और ये आरबी क्या है भाई, एमिसिव पावर ही है किसकी, ब्लैक बॉडी की। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ एमिसिविटी ध्यान में रखना। ठीक है, अभी हम लोग किरचॉफ्स लॉ करेंगे तो उसमें काम में आएगा। फिर से बता रहा हूं कि एक बॉडी कितना हीट रेडिएट करती है, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, बॉडी के सरफेस एरिया के बॉडी पर कितने देर तक वो हीट रेडिएट कर रहा है। यहीं पे कांस्टेंट आया अपना, उसी कांस्टेंट को बोलते हैं एमिसिव पावर। एमिसिव पावर का दिखा बताता है अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड, कितना हीट रेडिएट हुआ है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब मैं एक बॉडी हूं, मैंने कितना हीट रेडिएट किया एक पर्टिकुलर एरिया पे और पर्टिकुलर टाइम तक, कितने टाइम में, समझ जाओ 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर, ये समझ जाओ ये जितना इधर पे 1 मीटर स्क्वायर का एक सब्सटेंस है जिसने 1 सेकेंड तक 1 मीटर स्क्वायर का एक सब्सटेंस जिसने 1 सेकेंड या 1 मिनट तक कुछ 10 जूल एनर्जी निकाली, तो उसको बोलते हैं एमिसिविटी। उसकी एमिसिव पावर कितनी जाएगी, 10 जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर, मतलब पर मीटर सेकेंड स्क्वायर कितना निकाल सकता है, 10 जूल निकाल सकता है। 2 सेकंड में कितना निकाल सकता है वो 1 मीटर, 20 जूल। तो वो बताता है एमिसिव पावर मतलब कितना निकाल सकता है वो हीट। ठीक है, इतनी बात समझी, नोट कर ले। थियोरेटिकल टॉपिक है पर इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, पूछा जा सकता है। आगे किरचॉफ्स लॉ में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, नोट कर ले, 1 2 3 4, बंद करो ये अत्याचार। हो 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 हो। अब देखेंगे किरचॉफ्स लॉ, उसको प्रूव करेंगे। फिर आई थिंक सो वेन्स डिस्प्लेसमेंट है, उसमें ग्राफ है, फिर स्टीफन्स है, और फिर चैप्टर खत्म है। टी 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 बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। पर अभी मैं वहां पे ब्रश नहीं किया तो मुझे ध्यान में आया, कहीं मैंने तुमको डायमेंशन ये तो नहीं निकाला, मतलब अभी जो डायमेंशन लिखे हम लोग डायमेंशन पावर का, मैंने तुमको रफ किया तो उसके बाद मुझे ध्यान में आया मैंने तुमको ये लिखाया है क्या, m1 L0T-3। अगर मैंने ये लिखा था, मेरे को भी चेक करना पड़ेगा वीडियो बनाते वक्त, मैं वैसे तो बता दे रहा हूँ, वीडियो जब एडिट करूंगा तब देख चेक करना पड़ेगा। m1 L0T-3 लिखाया था कि मैंने गलती से m0 कर दिया था, अब मेरे को याद नहीं है, मैं देख लूंगा एडिटिंग के बाद। पर तुम लोग खुद से निकालना सीख लो, तब तक कब तक डायमेंशन यूनिट तुम्हें पता ना, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। तो जूल का क्या होता है, जूल का एनर्जी, कोई भी एनर्जी का तुम्हें ध्यान में है तो m1 L2T-2 होता है। ये कोई भी एनर्जी है, जूल कहीं पे है तो उसका डायमेंशन ये होता है एनर्जी। नीचे मीटर स्क्वायर का L2 और टाइम का T1, ये L2 से L2 कट जाएगा, T1 ऊपर जाएगा तो T -1 हो जाएगा, -3 बराबर। तो निकालना सीख लो तुम लोग खुद से, कब तक रटोगे, कितना रटोगे, 11वीं में सीखे थे ना। एनर्जी का सीख लो, फोर्स का सीख लो, बाकी मीटर्स पर सेकंड वगैरह का तो ध्यान में रहता है। ठीक है, तो ये होना चाहिए। अभी मैं एक बार चेक कर लूंगा, चेक क्या कर लूंगा, कट थोड़ी कर पाऊंगा बीच में, पर लेकिन अगर होगा तो मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दिया है, अगर मे भी मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, निकालना सीख लो, इतना हार्ड नहीं होता है डायमेंशन निकालना, सीटी वगैरह दोगे तो उसमें काम आता है। किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन क्या कहता है भैया, किरचॉफ्स लॉ का प्रूफ भी देखेंगे। किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन कहता है द कोएफिशिएंट ऑफ अब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन एट एनी गिवन टेंपरेचर। कोई एक टेंपरेचर पे भाई जितना तू ऑब्जॉर्व करेगा उतना ही तू एमिट करेगा एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पे। मैंने एक समझा, ये तुम्हारे घर पे देख सकते हो कि कोई भी कप है, वो बाहर से जितना वो
एमिट करेगा हीट उतना ही वो ऑब्जॉर्ब करेगा। कॉमन सी बात है, कोई पानी तुमने गर्म किया है तो गर्म पानी से भाप निकलेगा, कितना निकलेगा? जितना पानी गर्म हुआ होगा, जितना तुम खाओगे, जितनी एनर्जी डालोगे उतनी एनर्जी तुम निकालोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। दैट्स द सेंस कि भाई जितना ऑब्जॉर्ब कर पाएगा उतना ही एमिट कर पाएगा। तो ये कहता है लॉ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन is equal to coefficient of emission at given temperature। मैं कोएफिशिएंट ऑफ एमिसिविटी बताया था, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन तो बताया नहीं आपने। अरे वही कोएफिशिएंट ऑफ एमिसिविटी को एमिशन भी बोलते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर। तो भैया A इज इक्वल टू ई बताना है। हाँ ठीक है, तो इसका प्रूफ देख ले भैया। A इज इक्वल टू ई कैसे होगा, हमें प्रूफ बताओ। बोलो चलो प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ देखेंगे तो हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर का इंक्लोजर लिया, उसके अंदर दो बॉडीज रख लिया, ठीक है। कंसीडर अ बॉक्स विथ टू बॉडीज, ऑर्डिनरी बॉडी, इसको O मान लो, ये ब्लैक बॉडी है, इसको काला कर देना ब्लैक बॉडी B, ऑर्डिनरी बॉडी O एंड ब्लैक बॉडी B। इनसाइड द बॉक्स टेम्परेचर इज यूनिफॉर्म, इधर लिखो टेम्परेचर इज यूनिफॉर्म इनसाइड द बॉक्स। बॉक्स के अंदर टेम्परेचर यूनिफॉर्म है, ऑर्डिनरी बॉडी O है और अपना ब्लैक बॉडी क्या है, B है, ठीक है। लेट Q हीट इंसिडेंट ऑन बॉडी, टोटल हीट इंसिडेंट ऑन अ बॉडी, टोटल हीट इंसिडेंट ऑन बॉडी, और A सरफेस एरिया, दोनों बॉडी, इधर पे दोनों बॉडीज की बात हो तो बॉडीज, हीट इंसिडेंट ऑन बॉडीज, इधर पे क्यों A क्या है, सरफेस एरिया ऑफ बॉडीज। A क्या है, दोनों की सरफेस एरिया हमने सेम रखा, दोनों बॉडी की सरफेस एरिया सेम है और दोनों पे जो हीट इंसिडेंट होगी वो भी सेम रहेगी। अब हम लोग मानेंगे फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, तो लिखने का फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, पहला पॉइंट, हीट ऑब्जॉर्ब, हीट रेडिएंट हीट टोटल, ऐसा अच्छा हाँ क्या कर रहे हो भैया, टोटल अमाउंट, कितना वो हीट ऑब्जॉर्ब कितना कर पाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रेडिएंट, टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट, टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट ऑब्जॉर्ब, इधर पे भी टोटल रेडिएंट हीट लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, टोटल रेडिएंट हीट लिखना अपना मजा आता है, रेडिएंट हीट लिखेंगे, हीट के बजाय रेडिएंट हीट, टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट ऑब्जॉर्ब बाय ऑर्डिनरी बॉडी, वो भी लिखता हूं मैं यहाँ पे, पूरा लिख देता हूं भैया, बहुत मिटाते हो आप, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट ऑब्जॉर्ब बाय ऑर्डिनरी बॉडी कितना करेगा, याद है अपना कोई A इज इक्वल टू Q अपॉन QA, ऑब्जॉर्प्शन याद है, ये QA ही तो हीट ऑब्जॉर्ब करता, और तुम्हें ये तो पता ही होगा A इज इक्वल टू Q बाय QA, तो QA कितना आ जाएगा, उल्टा लिख देगा, हाँ उल्टा लिख दिया, QA अपॉन Q, तो यहां से QA कितना आ जाएगा, QA कितना आ जाएगा भाई, AQ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, AQ। ये बात समझी, ठीक है, ये बात समझी। अब यहाँ पे दूसरा टोटल हीट ऑब्जॉर्ब तो देख लिया, अभी जितना ऑब्जॉर्ब करेगा उतना ही एमिट करेगा, तो टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट एमिट, एमिसिव पावर का होता है कितना एमिट कर सकता है, एमिट बाय ऑर्डिनरी बॉडी, वो भी लिख रहा हूं, तो कितना हो जाएगा भाई। अभी हमने देखा था भाई एमिसिविटी का फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू रेट, Q इज इक्वल टू रेट देखा था, तो भैया इधर पे हो जाएगा Q इज इक्वल टू कितना एमिट कर पा रहा है, कितना हो जाएगा रेट,
तो यहाँ पे हम लोग क्या टाइम 1 सेकंड ले रहे हैं। टाइम क्या ले रहे हैं हम लोग 1 सेकंड। अगर तुमको टाइम लेना है तो यहाँ पे टी ले लो, कोई बात नहीं, पर टाइम को 1 सेकंड लेने का। ठीक है। अब एट थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है बताओ? एट थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है बताऊं? ये पे तीसरा पॉइंट, थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है, जितना लिए उतना निकालेंगे, जितना ऑब्जॉर्ब किए उतना निकालेंगे। तो इधर पे इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, ठीक है। तो इधर पे क्या हो जाएगा, ए, इधर पे ये ए है, हाँ, ये इज इक्वल टू ये, तो ए क्यू इज इक्वल टू आर ए टी, बहुत टी छोटा, इसको 3 दे दो। कहां से आया? फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है। अब मैं यहीं पे आगे बता रहा हूं, फॉर ब्लैक बॉडी, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए हो गया, फॉर ब्लैक बॉडी हम देख रहे हैं। फॉर ब्लैक बॉडी के लिए पहला पॉइंट, टोटल अमाउंट, देखो सब कुछ सेम रखना, बाय ब्लैक बॉडी। अब बताओ कितना हीट ऑब्जॉर्व करेगा ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी तो भाई सब कर लेता है। ब्लैक बॉडी अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो सारी हीट ऑब्जॉर्व कर लेगा। तो कितना हीट उसके ऊपर इंसिडेंट होगा? क्यू। तो ब्लैक बॉडी का जो ऑब्जॉर्प्शन रहेगा क्यू ए रहेगा, क्या हो जाएगा? पूरा क्यू, वो पूरा क्यू ही ऑब्जॉर्व कर लेगा, उसका ऑब्जॉर्प्शन वगैरह कुछ पूरा ही ऑब्जॉर्व कर लेगा। उसका ऑब्जॉर्प्शन ही 1 होता है, उसका परफेक्टली ऑब्जर्व यानी ब्लैक बॉडी का ए जो होता है वो क्या होता है? 1 होता है परफेक्टली। अगर कोई ब्लैक बॉडी एकदम परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो उसका ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा? 1, परफेक्टली ऑब्जर्वर बोलते हैं उसको। ठीक है। अब दूसरा, भाई टोटल कितना रेडिएट कितना करेगा वो, और टोटल अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी कितना है? वही जितना इधर पे कहता था कि अपना क्यू ई एमिट कितना करेगा? आर ए टी भैया। पर लेकिन यहाँ पे आर जो लोगे ना, आर जो लोगे एमईसी पावर लोगे वो ब्लैक बॉडी के लिए, तो यहाँ पे क्या बता दोगे? आर बी बता देना, और एटी वैसे रखना, क्योंकि दोनों की एरिया सेम है और टाइम के लिए सेम टाइम रिलेशन के लिए रखे हम लोग यहाँ पे। अब तीसरा वही, एट थर्मल इक्विलिब्रियम। देखो पीछे की कहानी समझी ना तुम लोग, आर ए टी कहां से आ रहा है? जस्ट पीछे हमने लिखा एमईसी पावर, तो वहां से आ रहा है ये सब। इसको 1 दे, इसको 4 दे दो, इसको 5 दे दो, फिर यहाँ पे आ जाएगा Q इज इक्वल टू आर बी ए टी, इसको 6 दे दो, फ्रॉम 4 एंड 5। शो 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 शो। अब क्या करो बताओ? थर्ड और सिक्स वाले को डिवाइड करो, डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय 6। जैसे तुम थर्ड और सिक्स को डिवाइड करोगे, देखो यहाँ पे ए क्यू, ये थर्ड था, डिवाइड बाय क्यू इज इक्वल टू आर ए टी डिवाइड बाय आर बी ए टी। क्या क्या कटेगा भाई? यहाँ पे क्यू से क्यू कट जाएगा, ठीक है भैया। यहाँ पे एटी से एटी कट जाएगा भैया, हाँ। और आर बाय आर बी क्या होता था? एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू डिवाइड बाय एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी क्या होता था? ई। और यहाँ पे ए बचा, ये क्या होगा? ई होगा, ठीक है। यहां से इसे कट गया, आर अपन आर बी क्या होता था? ई होता था। तो ये हमारा किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन प्रूफ हो गया। हमने कुछ नहीं किया, ऑर्डिनरी बॉडी पकड़ा, उसका रेडिएंट देखा कितना ऑब्जॉर्व कर रहा है हीट रेडिएंट, और कितना वो एमिट कर रहा है। थर्मल पे दोनों बराबर होंगे, जितना ऑब्जॉर्व करेगा उतना एमिट करेगा। सेम फॉर ब्लैक बॉडी भी देखा, ब्लैक बॉडी पूरा ऑब्जॉर्व कर लेगा क्योंकि उसका ऑब्जॉर्प्शन 1 होता है। उसका हम लोग ने एमिटिविटी देखा कितना एमिट करेगा हीट हो, तो आर ए टी होता है। यहाँ पे सिर्फ एमिसिव पावर जो ब्लैक बॉडी लेंगे आर बी, फिर डिवाइड कर दिया मैंने, डिवाइड करके अपना किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन प्रूफ कर दिया। ठीक है। ये तुम्हें 2 से 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, अच्छे से नोट कर ले, इसका प्रूफ भी देख ले, डायग्राम भी बनाना रहेगा तुमको ऐसे कंसीडर वगैरह करके, मस्त फेंकी 2 मार्क्स, और इसका डेफिनेशन वगैरह के साथ 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, पूछा गया है बहुत बार। ठीक है, नोट कर ले। उस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठन 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 ठन। अब आगे बढ़ेंगे वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्टीफेंस लॉ। वेन्स दोनों तो छोटे छोटे हैं। वेन्स डिस्प्लेसमेंट पे ग्राफ भी दिया अपने टेक्स्ट बुक पे, जो बहुत बार पूछा भी है, तो वो ग्राफ भी देख लेंगे हम लोग, और फिर एंड में स्टीफेंस करके इस चैप्टर को करेंगे समाप्त। अंत होगा इस चैप्टर का, आरंभ होगा कोई और चैप्टर का। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स आएगा, फिर ऐसे करते करते ऑसिलेशन, फिर उसके बाद फ्लूइड, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक मटेरियल, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी करंट, एटॉम्स एंड न्यूक्लियाई, और फिर उसके बाद और भी बचाएगा सेमीकंडक्टर, ड्यूल नेचर। ओके।
करते हैं, बात करते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पे। इस पे बहुत बार ग्राफ भी आए हैं बोर्ड में, तो देखते हैं क्या है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। देखते हैं, बात करते हैं क्या है ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जिस पर ग्राफ भी हम लोग देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, द वेवलेंथ फॉर विच एमिसिव पावर of a body is maximum is inversely proportional to absolute temperature। तो ये बोल रहा है जिस वेवलेंथ पे बॉडी की एमिसिव पावर, निकलने की, रेडिएंट करने की पावर सबसे ज्यादा रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, जिस वेवलेंथ पे एमिसिव पावर, जिस वेवलेंथ पे एमिसिव पावर सबसे मैक्सिमम रहेगी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर को। यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, खैर जो साइंटिस्ट है उसने अपना नाम दिया है यहाँ पे B/T। B इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम लोग प्यार से इन साइंटिस्ट के नाम पे भी बुलाते हैं, ऑल्सो कॉल्ड वेन्स कांस्टेंट, जिसको हम लोग प्यार से वेन्स कांस्टेंट भी बुलाते हैं। इसकी कुछ तो कांस्टेंट है, तो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 2.89 इंटू 10 की पावर -3। भैया यूनिट क्या होगी, यूनिट देख लो यहाँ से, B इज इक्वल टू लैम्डा टी हो जाएगा। लैम्डा की होती है मीटर, टेम्परेचर की होती है केल्विन। तो ये वैल्यू क्वेश्चन में से गिवन होती है न्यूमेरिकल वगैरह में, तो तुम याद रख सकते हो। अब भाई ग्राफ से समझो, फील करा दो ये टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। ये टॉपिक ये कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे तुम वेवलेंथ बढ़ाओगे, पहले ग्राफ से समझो, ये बता रहा है रेडिएशन, और यहां पे बता रहा है वेवलेंथ। अब समझो मैंने बहुत ज्यादा टेम्परेचर लिया, बहुत ज्यादा भैया कितना लिया, 5500 कैलोरी लिया, T1 टेम्परेचर लिया मैंने सबसे पहले 5500। इसमें वेवलेंथ कुछ ये आई, ध्यान से देखेंगे लैम्डा 1, इस पर वेवलेंथ कुछ क्या आई, लैम्डा 1। अब मैंने दूसरा टेम्परेचर लिया, वो थोड़ा इससे कम लिया, वो क्या लिया, इससे थोड़ा कम लिया। कितना कम लिया भाई, उससे कितना कम लिया, मैं बोला इससे कम लिया मैंने, T2 टेम्परेचर लिया 4400 केल्विन, 4400 केल्विन का लिया, इधर पे लैम्डा 2 आया। तुम देखिए 5500 ज्यादा है, इतना तो पता था, 5500 ज्यादा है, 4400 कम है, 5500 ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा रखा है मैंने, तो वेवलेंथ देखो, यहां वेवलेंथ कम होती चच्चा, यहां पे वेवलेंथ कम होती, तो वेवलेंथ कम आ गया। और जैसे ही मैंने टेम्परेचर कम किया तो वेवलेंथ बढ़ना चाहिए, देखो वेवलेंथ बढ़ गया। अब मैं और कम करता हूं, देखो मैं और कम किया, टेम्परेचर को 3300 केल्विन पे ला दिया, तो वेवलेंथ देखो और बढ़, जिसे टेम्परेचर कम करो वेवलेंथ बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम करो वेवलेंथ बढ़ रहा है। पर जिस टेम्परेचर पे मैक्सिमम वेव, देखो जिस टेम्परेचर पे बोला ना, एक पर्टिकुलर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे जब वेवलेंथ मैक्सिमम आएगा, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, जैसे इधर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला है ना। देखो जैसे जैसे मैं वेवलेंथ बढ़ाते जा रहा हूं, टेम्परेचर कम होते जा रहा है। तो यहाँ पे तुमको एक्सप्लेन करने भी आता है। हियर सबसे ज्यादा टेम्परेचर क्या है, T1 है भैया, फिर T2 है, फिर T3 है। बट एज पर वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इधर पे वेवलेंथ उल्टी गंगी बहा रहा है, उल्टी गंगा बहा रहा है। देख लो भाई, टेम्परेचर ज्यादा है तो वेवलेंथ कम हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा है तो वेवलेंथ कम हो रहा है। यहाँ पे ग्राफ लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहा है। अब भैया रियल लाइफ एग्जांपल, देखो विबग्योर, तुम्हें पता है विबग्योर, हाँ भैया विबग्योर तो पता है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का होता है, कुछ 700 नैनोमीटर होता है रेड का। अब देखो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड का होता है। तुम जब लोहा देखो, जब लोहा इनिशियली तुम गर्म करते हो, इनिशियली तुम गर्म करो तो लाल हो जाता है, लोहा क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। क्योंकि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का होता है। टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर समझो अभी तुमने कितना किया है, फॉर एन एग्जांपल 200 केल्विन ज्यादा हो जाएगा, 200 डिग्री में बता, 200 डिग्री सेल्सियस किया तुमने, कितना किया है, 200 डिग्री सेल्सियस किया है। लोहा लाल दिखा, 200 डिग्री पे दिखता है, 200 डिग्री सेल्सियस तुमने लोहा रखा, पतला सब डिपेंड करता है कितना डेंस लोहा है, 200 डिग्री सेल्सियस पे लाल दिखा। अब मैं टेम्परेचर और बढ़ा रहा हूं, मैं रुक नहीं रहा हूं, टेम्परेचर में और बढ़ा रहा हूं, टेम्परेचर मैंने बढ़ा के समझ जाओ 400 डिग्री सेल्सियस कर दिया, 200 डिग्री और बढ़ा दिया, तो कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ब्लू का कुछ कितना होता है, 450 नैनोमीटर कुछ होता है, 450,
ठीक है, नहीं 450, हाँ कुछ समथिंग 450 या 500 होता है, 400 से 700 ना, हाँ उसका कुछ 450 का समथिंग होता है। तो देख रहे हो मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, यहाँ पे क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वेवलेंथ डिक्रीज हुआ। टेम्परेचर इंक्रीज करने में वेवलेंथ डिक्रीज हो। तुम लोहे का एग्जांपल देख सकते हो, लोहा गर्म करोगे, शुरुआत में जब टेम्परेचर कुछ दिए रहोगे, कुछ तुम थोड़ा सा दिए रहोगे टेम्परेचर, तो लाल दिखेगा, टेम्परेचर और दोगे तो नीला सफेद होने लग जाता है, लोहा सफेद और नीला होने लग जाता है, तो वेवलेंथ और कम हो जाता है। वेवलेंथ कम हो जाता है तो लोहे का कलर चेंज होता है। समझ रहे हो बात? यहाँ पे बात समझे कि भाई वेवलेंथ कम हुआ तो टेम्परेचर बढ़ गया, वेवलेंथ बढ़ा तो टेम्परेचर कम, टेम्परेचर बढ़ा तो वेवलेंथ कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझी बात? रियल लाइफ से भी समझा। ये ग्राफ समझा, एक्सप्लेन कर दो कि ग्राफ लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो वेवलेंथ कम हो रहा है। ठीक है, ये पीक क्या बता रहा है, रेडिएशन, रेडिएशन बताइए, इधर पे इतना रेडिएट कर रहा है, इधर पे इतना रेडिएट कर रहा है, इस टेम्परेचर पे इतना रेडिएट कर रहा है। देखो जैसे 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 वेवलेंथ कम होते जा रहा है, वेवलेंथ बढ़ते जा रहा है, देखो हीट भी कम रेडिएट कर पा रहा है। ठीक है, तो ये बता रहा है कितना हीट रेडिएट कर रहा है, इस साइड क्या बता रहा है, रेडिएशन कितना हीट हो रेडिएट कर सकता है, अपने अंदर से बाहर निकाल सकता है, रेडिएशन कितना हो सकता है। नोट कर लें अच्छे से, ये ग्राफ भी बहुत बार पूछा है, अच्छे से ग्राफ भी बना लें, नोट कर लें, 1 2 3 4, बंद करो ये अत्याचार। रियल लाइफ का एग्जांपल भी देखिए, लोहा गर्म करके देख सकते हो अपने अपने घर पे, लोहा गर्म करके देखो और देखो कि कैसे टेम्परेचर बढ़ाने पे वेवलेंथ कम होता है। कलर से देखो, कलर कलर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं लास्ट लॉ ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद एक चैप्टर भी होता है समाप्त, तो वो है स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन। स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन, स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन पे बात कर लेंगे। ये क्या कहता है, ये कहता है एमिसिव पावर of a black body is directly proportional to the fourth power of absolute temperature, fourth power of absolute temperature, fourth power of एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जो एमिसिव पावर ब्लैक बॉडी का होता है, आरबी होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहां पे भी कांस्टेंट आता है सिग्मा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है सिग्मा, क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको प्यार से हम स्टीफेंस कांस्टेंट भी बोलते हैं, कॉल्ड आल्सो कॉल्ड स्टीफेंस कांस्टेंट। ठीक है, ये सिग्मा की वैल्यू कितनी रहेगी, सिग्मा की वैल्यू भी कांस्टेंट है तो दी रहती है 5.67 इंटू 10 की पावर -8 जूल। अभी सिग्मा तो यहां से निकाल सकते हो ना, आरबी अपॉन टी की पावर 4। तो इसका तो पता ही है, आरबी का एमएससी पावर का पता था ना, जूल मीटर स्क्वायर सेकेंड और केल्विन की पावर की पावर 4 जूल मीटर स्क्वायर सेकेंड तो उसका पता ही था, केल्विन की पावर 4 आ गया है। तो यहाँ पे हमने एमएससी पावर भी यहाँ पे हमने क्या देख लिया है कि भाई एमिसिव पावर जो रहेगा वो कितना है, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी जो रहता है वो फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। यहाँ पे वेरियस अदर फॉर्म भी बताया है, वेरियस अदर फॉर्म, अगर इसको अच्छे से लिखना पहचाएंगे तो कैसे भैया, वेरियस अदर फॉर्म बताओ। जैसे आरबी क्या था, Q/AT, याद है Q इज इक्वल टू रैट, किरचॉफ्स लॉ, उसके पहले हमने एमिसिव पावर पढ़ा था। और भाई ये किसके बराबर है, आरबी तो सिग्मा T4 के भी बराबर है, तो Q इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं Q/T रखता हूँ, सिर्फ A को वहां भेज देता हूँ, सिग्मा AT4, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ एमिशन इज इक्वल टू सिग्मा AT4, क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा AT4। ये ब्लैक बॉडी के लिए था। अब फॉर ऑर्डिनरी बॉडी देख ले, ऑर्डिनरी बॉडी देखेंगे यहाँ पे। ऑर्डिनरी बॉडी का तुम्हें पता है आरबी जो होता है ER के बराबर होता है, और EQ/AT होता है, R क्या होता है, Q/AT होता है, और ये सिग्मा AT की पावर 4 के बराबर रहेगा। अब कुछ मत करो, ये सबको उधर फेंक दो, तो यहाँ पे Q/T जो रहेगा अपना, देखो Q/T क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो भैया, Q/T आ जाएगा ही, इधर पे E नहीं आएगा, सिग्मा इंटू टी की पावर 4 ही आएगा। ए वहां भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा टी की पावर 4
नीचे इधर पे आ जाएगा ए और नीचे आ जाएगा ई। देख रहे हो, ए वहां भेजा, ई यहां भेजा, तो इसका रेट ऑफ एमिशन कितना आ जाएगा, इसका रेट ऑफ एमिशन आ जाएगा सिग्मा टी की पावर 4 अपॉन ई। ठीक 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 ठीक, यहां लिखने गंदा हो गया, छी 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 छी, बहुत गंदा हो गया भैया, बहुत गंदा हो गया, कितना गंदा हो गया। इसका रेट ऑफ एमिशन आ जाएगा ठीक 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 सिग्मा ए टी की पावर 4 डिवाइड बाय ई। इसमें क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय ई। इतनी बात समझी। ये अलग अलग फॉर्म है जो हमने एमईसी पावर से कंपेयर किया है। भाई स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन क्या कहता है, स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन एक ही बात कहता है कि जो एमईसी पावर ऑफ ब्लैक बॉडी रहेगा वो फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर रहेगा। इतना नोट कर ले अच्छे से, पहले ज्यादा कुछ नहीं कहता है। इस न्यूमेरिकल पे बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है अपने साथ यहां पे, ध्यान से देखो। ई क्या था, आर अपॉन आर बी था, तो आर बी इज इक्वल टू आर बाय ई आएगा। हमने यहां पे गड़बड़ी कर दी है, तो आर बी इज इक्वल टू आर बाय ई आएगा छात्रों। तो यहाँ पे जो ई हमने ऊपर लिखा था वो ई नीचे लिखेंगे, और यहाँ पे जो ई नीचे लिखा था वो ई ऊपर लिखेंगे, और यहाँ पर भी वो ई ऊपर ही लिखेंगे। ये छोटी सी गलती सुधार ले छात्रों, गलती तो सबसे होती है, गलती करो और उससे सीखो। हमने घाई घाई में ई आर अपॉन आर बी की जगह आर बी अपॉन आर लिख दिया था, और आर बी को डायरेक्टली ई आर कर दिया था, पर लेकिन ई नीचे आएगा, ये भी ई नीचे आएगा। फिर सिग्मा टी की पावर 4 से कंपेयर करेंगे तो ई वहां चले जाएगा, तो ई नीचे के बजाय छात्रों ऊपर आ जाएगा। अब अच्छे से नोट कर ले, अगर तुमने स्क्रीनशॉट लिया रहेगा तो उसको रिलेट करके वापस से स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, नोट कर लिया। अब यहां पे ध्यान देंगे, देखो एक छोटा सा बात देख रखा, नेट एनर्जी लॉस बाय ऑर्डिनरी ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितना रहेगा, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितना रहेगा, कितना एनर्जी लॉस कर सकता है। ठीक, इस पे बाद में बात करते हैं, काम करते हैं इस पे। अभी पहले इतना नोट कर ले, इतना नोट कर ले पहले, 1 2 3 4 हो गया नोट। देखो कुछ नहीं, एमईसी पावर ऑफ बॉडी फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। फिर हमने जो पीछे पढ़ा था एमईसी पावर से कंपेयर किया, हमने रेट ऑफ एमिशन किसका निकाला, ऑर्डिनरी ब्लैक बॉडी का निकाला, ये ब्लैक बॉडी का निकाला है, ब्लैक के बॉडी का निकाला है रेट ऑफ एमिशन। रेट ऑफ एमिशन आ सकता है भैया डायरेक्ट न्यूमेरिकल में, और ऑर्डिनरी बॉडी का निकाला, नोट कर लिए हैं। अब कुछ चुटर पुटर बातें देख लेंगे, और 1 2 3 4 5 6 लास्ट कुछ छोटी मोटी बातें हैं, और चैप्टर तो हो गया ऑलमोस्ट खत्म। ठीक है, लोग आगे देखते हैं। छोटा सा कुछ एक टॉपिक है कि कितना नेट एनर्जी लॉस हुआ है, जो कंटिन्यूएशन स्टीफन्स के साथ ही था। नेट एनर्जी लॉस बाय ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। देखो अपना रेट ऑफ एमिशन कितना आया था, रेट ऑफ एमिशन कितना आया था ब्लैक बॉडी का भैया, आया था सिग्मा ए टी की पावर 4 आया था। तो एरिया पर यूनिट एरिया बोला, मतलब एरिया को 1 लेना है। अब कितना एनर्जी लॉस हुआ होगा, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, यहां पर हम लोग कंसीडर करेंगे इधर पे नेट एनर्जी लॉस। ठीक है, नेट एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस, ठीक है, एनर्जी लॉस फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। फाइनल एनर्जी कितनी थी, इनिशियल एनर्जी कितनी थी, तो सिग्मा ए का तो 1 हो गया, सिग्मा टी की पावर 4 माइनस सिग्मा टी नॉट की पावर 4। टी इज फाइनल टेम्परेचर और टी नॉट इज इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, इस पे भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं। जितने छोटी मोटी लॉ है ना, सारे सबके फॉर्मूले पे क्या बन सकते हैं, न्यूमेरिकल बन सकते हो। लॉ तो तुम्हें आ सकता है 2 मार्क्स के लिए सारे। ठीक है, तो यहां से सिग्मा कॉमन लेके टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 कर देंगे। अब सिमिलरली नेट एनर्जी लॉस फॉर ऑर्डिनरी बॉडी देख लेंगे, ऑर्डिनरी बॉडी देख लेंगे। एनर्जी लॉस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, आगे पूरा वैसे ही रहेगा, तो कुछ नहीं होगा। एनर्जी लॉस जो रहेगा, एनर्जी लॉस
फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, सिग्मा सिर्फ आगे ई आ जाएगा। तुम्हें पता रेट ऑफ एडमिशन कितना था, ई सिग्मा ए टी की पावर 4 था, तो ए तो यहां पे भी 1 हो जाएगा, सिर्फ ई आ जाएगा आगे, टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। अगर एनर्जी लॉस की जगह एनर्जी गेन निकालने बोल दिया तो कुछ नहीं, यहां पे उल्टा कर देना, एनर्जी लॉस की जगह अगर एनर्जी गेन निकालने बोल दिया तो क्या कर दोगे, एनर्जी गेन फिर कुछ अलग फॉर्मूला हो जाएगा कि एनर्जी गेन का मतलब नहीं भाई, सिग्मा ऐसे ही रहेगा, सिर्फ इनिशियल आगे आ जाएगा, फाइनल पीछे चले जाएगा। हो गया दोनों इनिशियल है, नहीं इनिशियल आगे आ जाएगा, फाइनल पीछे चले जाएगा। और अगर ये ब्लैक बॉडी के लिए था, बीबी के लिए था, अगर ऑर्डिनरी बॉडी के लिए देखोगे एनर्जी गेन कितना हो जाएगा, ई आ जाएगा आगे सिग्मा टी नॉट 4 माइनस टी 4। ठीक है, इतना नोट कर ले, पहले चैप्टर तो हो गया है समाप्त अपना, नोट कर ले। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहां पे हमने क्या देखा, एनर्जी लॉस देखा, एनर्जी गेन देखा फ्रॉम स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ का सारे लॉ एक साथ कनेक्ट होते ही हैं एंड में, इधर पे स्टीफन्स लॉ, एमिसिव पावर, फिर किरचॉफ्स लॉ का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट, सिर्फ वेन्स डिस्प्लेसमेंट नहीं आया यहाँ पे, बाकी सारे लॉ ही कनेक्ट किए हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चैप्टर को कर लिया है समाप्त, केटीजी एंड रेडिएशन भी हुआ समाप्त, अंत ही आरंभ है, अगले चैप्टर का आरंभ होगा यहीं से, आप क्वेश्चन लगाए। तो इसी के साथ हमारा एक और चैप्टर हो चुका है समाप्त, जीरो टू हीरो सीरीज में। अभी आपका काम है इस पे क्वेश्चंस लगाना, सारे न्यूमेरिकल लगाना, सारे पीवाईक्यूज लगाना। पीवाईक्यूज आपको ऐप पे मिल जाएंगे, अच्छे से क्वेश्चंस लगाओ, सारे क्वेश्चंस लगाओ, अच्छे से कॉन्सेप्ट लिखो। क्या है, गिन चुन के रेडिएशन में 3-4 लॉ है, हम लोग किरचॉफ्स लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफन्स लॉ और कुछ एमिसिव पावर देखे, डेट्स इट, और फेरिस ब्लैक बॉडी देखे, फिर केटीजी में सिर्फ प्रेशर वाला डेरिवेशन, और हाँ मैंने अपना मेयर्स रिलेशन सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं कराया है, वो मैं थर्मोडायनेमिक जो अभी जब भी मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद है कभी भी, थर्मोडायनेमिक में मेयर्स रिलेशन और कौन सा मैंने टॉपिक छोड़ा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये दोनों थर्मोडायनेमिक में ही पढ़ना होता है मेनली। केटीजी में इतना इसका यूज नहीं है, देखो कहीं पे भी रेडिएशन और केटीजी पढ़े कहीं यूज नहीं था। प्रेशर वाला डेरिवेशन तो ज्यादा कुछ है नहीं, पर जितना भी पढ़े सबको अच्छे से सवालों में लगाओ, अच्छे से सारे सवाल लगाओ। आप यहां तक आए उसके लिए पहले धन्यवाद दे देता हूं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपने यहां तक सुना, आई होप आपको सारी चीजें समझी रहेंगी, उस पर अच्छे से सवाल लगा के रिवाइज कर ले, और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। भगवान आपको शक्ति दे, आप ऐसे ही मेहनत करते रहे, पढ़ाई करते रहे, कीप स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।